नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास कटिपतंग का दूसरा भाग। अध्याय 8। अंजना ज्यों ही उपवन में से अंदर आई, सामने जगन्नाथ कुर्सी पर विराजमान मिले। उसे देखते ही बोले, बहू, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तो वहां जाने से इनकार कर दिया था बाबूजी, लेकिन मैंने कमल से वादा किया था कि वह बहू जरूर आएगी। और तुम तो जानती हो, मेरा या तुम्हारी वहां जाना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं, हम में से किसी ना किसी को जरूर वहां जाना चाहिए। कमल मेरे बेटे के समान है, हम में से कोई नहीं गया तो बुरा मान जाएगा। अंजना ससुर से बहस नहीं कर सकी और विवशतावश उसे कमल के यहाँ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। उधर बाबूजी ने माली से ताकीद कर दी कि वह किश्ती झील में डाल दे और इधर बहू से जल्दी करने के लिए कहा। रमिया राजीव को बहलाने के लिए सामने के पार्क में चली गई थी। आज कमल का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन की पार्टी का प्रबंध रेनबो क्लब में किया था उसने। वह चाहता तो मेहमानों को लाला जगन्नाथ के घर भी निमंत्रित कर सकता था, लेकिन जमाने के दस्तूर के ख्याल से वह उस शोकवार घर में खुशी का कोई उत्सव नहीं करना चाहता था। सारे मेहमान आ चुके थे। चारों ओर चहल पहल, हंसी खुशी फैल रही थी। रंगारंग कपड़ों से सारा वातावरण झिलमिला रहा था। नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। हर आदमी केक काटे जाने की रस्म का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा था, लेकिन कमल की निगाहें मेहमानों की इस भीड़ में पूनम को ढूंढ रही थीं। उसे विश्वास था कि वह अवश्य आएगी। सहसा उसके एक साथी ने उसे ठिठोली करते हुए कहा, इजाजत हो तो आपको पैदा किया जाए। इस वाक्य पर लोगों की हंसी छूट गई, लेकिन कमल ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, थोड़ी देर और, अभी 2-4 मेहमान बाकी हैं। उन 2-4 के लिए हमें क्यों इस जाड़े में ठिठुराया जा रहा है? एक दूसरा साथी बोल पड़ा, चलो माफ किया, क्या जाने उन 2-4 मेहमानों में कोई बड़ा महत्वपूर्ण मेहमान हो। यह सुनकर कमल कुछ झेंप गया, मानो कहने वाले ने उसके दिल की छिपी सच्ची बात को खोल दिया हो। वह उनसे निगाह बचाकर जैसे ही दूसरी ओर मुड़ा कि सामने क्लब के डेक पर पूनम खड़ी थी, वह उसकी ओर बेझिझक निगाहों से देखने लगा। पूनम अभी अभी किश्ती छोड़कर किनारे पर उतरी थी। श्वेत रेशमी साड़ी, बिना मेकअप के चेहरा, कानों में झिलमिलाती हल्की बालियां जो गले की जंजीर से बड़ी मनोहर समानता रखती थीं। सादगी की एक अनोखी तस्वीर, संगमरमर की एक प्रतिमा। ऐसा मालूम होता था जैसे खूब सजे धजे तारागण जैसे अतिथियों की ओट में पूर्णिमा का चांद उभर कर सामने आ गया हो। हर किसी की निगाहें सादगी की इस प्रतिमा पर केंद्रित थीं, जो आंखों में संचित घबराहट लिए आगे बढ़ रही थी और जिसे आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। कमल की निराश निगाहों में अचानक चमक आ गई। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने साथ क्लब के लॉन की ओर ले आया, जहां मेहमानों का ठट लगा हुआ था। कमल ने पूनम का परिचय अपने अफसरों और अन्य साथियों से कराया। जब लोगों को पता चला कि वह लाला जगन्नाथ की बहू है, जो पिछले साल ही विधवा हो गई थी, तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। हरेक को उसकी भरपूर जवानी की अवस्था पर दया आ गई, जो जवान उमंगों के साम्राज्य पर राज्य करने से पहले ही लुट चुकी थी। उसके चेहरे की लाली, आंखों में सितारों की सी चमक और ललाट का उठान देखकर किसी को भी विश्वास ही नहीं होता था कि वह विधवा है। फिर भी लोग सहानुभूति जताने के लिए बढ़े। मर्द इसलिए कि वह यौवन का एक तूफान थी, और औरतें इसलिए कि उस पर भरी जवानी में वज्र गिरा था। थोड़ी देर में ही वह उन सबके दिलों में समा गई। लोगों के प्रश्नों से और उनकी अनोखी पहेलियां बूझते बूझते कमल का दम घुटने लगा। तभी उसने लोगों का ध्यान बदलने के लिए केक काटने की रस्म का ऐलान कर दिया। सब लोग उस मेज के पास जमा हो गए जिस पर केक रखा हुआ था। कमल ने बढ़कर अंजना को पास बुलाया और केक काटने की रस्म पूरी करने लगा। केक कटते ही वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजना ने लोगों की ओर कनखियों से देखा, जैसे कमल की इसी खुशी में वह बराबर की सहयोगी थी। लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए और कमल उनकी आवभगत में। क्लब के बैंड ने फिर पाश्चात्य धुन बजानी शुरू कर दी, जिससे वातावरण में मधुरता भर गई। हर आदमी मस्ती में झूमने लगा। कमल की निगाहों ने उस भीड़ में फिर अंजना को तलाश करना शुरू कर दिया। वह इस भीड़ में अजनबी थी, उसका कोई परिचित नहीं था। कमल को शंका थी कि कहीं वह बोर न हो रही हो। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे ऐसी रंगीन जिंदगी से कोई रुचि नहीं थी। वह तो केवल उसका दिल रखने के लिए इस समारोह में चली आई थी।
कमल ने देखा वह सबसे परे क्लब के एक कोने में चली गई थी और झील के किनारे बने हुए एक पत्थर के चबूतरे के पास खड़ी थी, उस भीड़ के शोर से बिल्कुल अलग थलग और अकेली। कमल ने उसके लिए प्लेट में खाने की 2-4 चीजें रखी और उस चबूतरे तक जा पहुंचा। वह अंजना के पास जाकर रुक गया, जो उसकी आमद से बेखबर भील के नीले और गहरे जल की ओर देख रही थी। वह चुपचाप खड़ा उसके पलकों पर उगे हुए आंसुओं की उन बूंदों को देखने लगा, जिनमें उस नीली झील का प्रतिबिंब नाच रहा था। ओ आप! वह बरबस चौंक उठी। तुम्हारे मनोभावों का अध्ययन कर रहा था। मैं तो यूं ही मैं उस भीड़ से अलग आकर खड़ी हो गई। और करती भी क्या? मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाए, वातावरण बदल जाए। वह एकांत जो सदा तुम्हें डसता रहा है, इस भीड़ और चहल पहल में खो जाएगा। नहीं कमल बाबू, अब तो मुझे एकांत से प्यार सा हो गया है। तभी तुमने मेरे जन्मदिन के उत्सव में आने से इनकार कर दिया था। यह बात नहीं, मैं जन्मदिन की खुशी में शामिल तो होना चाहती थी, लेकिन उन लोगों से डरती थी जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं। न जाने वे क्या समझें। क्या समझें? उसने संकोच पूछा। अंजना उसके मनोभाव को ताड़कर कांप उठी। उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। वह विहल और लज्जित दृष्टि से उसे निहारने लगी। उसके दिल की बात बार बार उछलकर ओठों तक आ रही थी, लेकिन उसे कहने का साहस नहीं हो पा रहा था। कमल उसकी मानसिक दशा देखकर स्वयं बोल पड़ा। यही ना कि डिप्टी साहब की बहू का कमल से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, जो वह अपनी शोक भरी दुनिया को छोड़कर उसकी महफिल की रौनक बढ़ाने चली आई। अंजना चकित होकर उसकी ओर देखने लगी, जो जीवन के यथार्थ को लापरवाही से तौल रहा था। कमल ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाई और बोला, जब अपना मन गंगाजल की तरह पवित्र हो तो दुनिया वालों की परवाह नहीं किया करते। एक रिश्ता टूट जाने से संसार के सारे रिश्ते तोड़ डालना अच्छा नहीं होता। अंजना ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मन मस्तिष्क की तराजू में तौलने लगी। इसमें झूठ भी क्या था? जब अपना मन साफ है तो भय कैसा? लेकिन वह अपनी मानसिक दशा बता नहीं सकती थी। इस पवित्र गंगा में भी पाप की एक स्याह लहर निरंतर बह रही थी, लेकिन इस सत्य से पर्दा हटाने की क्षमता उसमें नहीं थी। कमल ने प्लेट में से केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे अंजना के मुंह की ओर बढ़ा दिया। वह तनिक झिझकी, लेकिन कमल ने जबरदस्ती वह टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। तुम्हारी भी बच्चों जैसी हालत है पूनम, कमल ने कहा। क्या? भरे हुए मुंह से अंजना फुसफुसाई। जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। यह सुनकर वह हंसने लगी। एक मुद्दत के बाद कमल ने उसके चेहरे पर स्वच्छंद मुस्कान देखी थी, ठीक बच्चों जैसी। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण वह मौन हो गई, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? फिर वही, दिल ने हंसना चाहा, तुम हंसने लगीं। शोक तो भाग्य ने दे ही रखा है पूनम, लेकिन इस शोक को हल्का करना तो अपने वश में है। अंजना ने फिर सिर नीचे झुका लिया। हाथ में पकड़े हुए बैग में से रूमाल निकालकर मुंह साफ किया और फिर बैग में से एक डिबिया निकालकर कमल को भेंट की। वह हैरान होकर पहले अंजना और फिर उस मखमली डिबिया की ओर देखने लगा। कमल ने वह डिबिया ले ली और धीरे से उसे खोला। उसमें सोने के कफ लिंक्स की एक जोड़ी थी। यह क्या? ये एक छोटी सी भेंट आपके जन्मदिन पर, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? सबके सामने देने का साहस नहीं हुआ। मूल्यवान वस्तुओं में यह साधारण सी वस्तु शायद शोभा नहीं देती। नहीं पूनम, सच्चे दिल से दी हुई कोई मामूली सी चीज भी कोहिनूर हीरे से कम नहीं होती। और फिर यह तो मूल्यवान भेंट है, अगर आप इसे स्वीकार करें तो। कमल ने उसे जेब में रख लिया और कृतज्ञ दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरे लिए यह अनमोल भेंट है पूनम। जब भी मैं इसे अपने हाथों में लगाऊंगा, तुम्हारी भोली सूरत मेरे सामने आ जाएगी। मेहमानों में एक शोर उठा और कुछ लोग कमल की ओर बढ़े। उन्होंने सब मेहमानों की ओर से महफिल को रंगीन बनाने के लिए एक गाने का निवेदन किया। वे उसे खींचकर ले जा रहे थे कि अंजना ने पूछ लिया, आप गाते भी हैं? सिर्फ गाते ही नहीं, खूब गाते हैं, उनमें से एक ने कहा और कमल को खींचता हुआ सबके बीच में ले गया। कमल को विवश होकर गीत गाना पड़ा। उसका मधुर स्वर अंजना ने पहली बार सुना था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कमल बाबू इतना अच्छा गाते भी हैं। झील का किनारा, महफिल की खामोशी और दूर तक फैली हुई दुल्हन की भांति पुष्पों से लदी चोटियों का दृश्य स्वर की मधुरता और भी बढ़ा रहा था। अंजना को लगा जैसे वे गीत के बोल न होकर उसके अपने दिल के टुकड़े हैं, जो उस समय उसके हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। महफिल समाप्त हो गई।
मेहमानों का जमघट क्षण प्रतिक्षण कम होता जा रहा था। हर कोई इस अवसर पर कमल को बधाई देकर आगे बढ़ रहा था। अंजना चुपचाप एक कोने में खड़ी उन लोगों को देखती रही जो एक विशेष ढंग से कमल के पास आते और उसे दिल की बात कहकर विदा हो जाते। आखिर जब क्लब का लॉन खाली हो गया तो अंजना के पास कमल आया, जो अब अकेली बच रही थी और घर जाने के लिए उसकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रही थी। अंजना ने धीमे स्वर में कमल से पूछा, अब मैं जाऊं? नहीं, संध्या गहरी हुआ ही चाहती है। अकेले जाना ठीक नहीं, मैं छोड़ आता हूं। लेकिन आप? मुझे भी उसी रास्ते से घर लौटना है। और फिर बाबूजी क्या सोचेंगे अगर इस समय तुम्हें नाव में अकेला भेज दिया? अंत में अंजना उसकी बात मान गई और किश्ती वाले को छुट्टी दे दी गई। वह पहले कभी उस झील के किनारे वाली सड़क पर नहीं गई थी। हाँ, इस सड़क को वह अपने कमरे की खिड़की से देखा अवश्य करती थी। आज वह इसे घूमकर देखना चाहती थी। वह कमल का इशारा पाते ही उसकी जीप में जा बैठी। इतने में उसे याद आया कि बाबूजी के लिए कुछ दवाइयाँ बाजार से ले जानी हैं। सामने का बाजार अभी तक खुला हुआ था। उसने कमल से जीप चलाने के लिए कहा और बोली, किसी केमिस्ट की दुकान के सामने रोक दीजिएगा। क्यों? बाबूजी के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी हैं। नौकर को नुस्खा देना भूल गई थी। कमल ने जीप स्टार्ट की और कुछ ही मिनटों में एक केमिस्ट की दुकान के सामने ला खड़ा किया। अंजना नीचे उतरी और काउंटर की ओर बढ़ चली। कमल ने जल्दी से गाड़ी की चाबी खींची और अंजना के साथ हो लिया। अंजना ने काउंटर पर जाते ही बैग से नुस्खा निकालकर काउंटर पर रख दिया। सेल्समैन ने ध्यान से उसकी ओर देखा और इससे पहले कि वह नुस्खे की दवाइयाँ लाता वह एकदम बोल पड़ा, अंजू तुम? अंजू ने चकित होकर उसे देखा। वह नुस्खे को हाथ में लेकर फिर बोला, पहचाना नहीं तुमने? मैं राकेश हूँ। लखनऊ में हम एक साथ ही एक कोई कॉलेज में पढ़ते थे। आपको शायद भ्रम हो गया है। मैं अंजू नहीं, पूनम हूँ और मैं कभी लखनऊ नहीं गई। अंजना ने दृढ़ स्वर में कहा। राकेश, जो अभी तक फटी फटी निगाहों से देख रहा था, तुरंत बोला, आई एम सॉरी मैडम। वह नुस्खा लेकर अंदर चला गया। अंजना चुपचाप खड़ी अपनी कंपन पर काबू पाती रही। कमल, जो सब कुछ सुन रहा था, सहसा हंस पड़ा। अंजना और भी घबरा गई। इस पर कमल ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं पूनम। कभी कभी मिलता जुलता चेहरा इंसान को चक्कर में डाल देता है। याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं भी चकरा गया था। राकेश काउंटर पर वापस आ गया था। वह बोला, मैं भी इन्हें देखकर चकरा गया था। इनकी सूरत हूबहू अंजना से मिलती है। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अंजना शीघ्रता से वे दवाइयाँ समेटने लगी जो राकेश ने लाकर उसके सामने रख दी थीं। इतने में कमल ने कहा, पूनम, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? नहीं। उसके बदन में दौड़ता हुआ खून क्षण भर के लिए रुक गया। ठहरिए, शायद मेरे कॉलेज ग्रुप में इनका फोटो भी हो। राकेश ने बिल बनाकर कहा और फिर अंदर जाने लगा। रहने दीजिए, हमें बहुत जल्दी है, फिर कभी सही। अंजना ने यह कहकर उसे रोक दिया और बिल के पैसे देकर अपनी घबराहट समेटे कमल के साथ बाहर जाने लगी। राकेश ने उन्हें पुकारा। वह बकाया लेना भूल गई थी। उसकी परेशान और उलझी हुई सूरत को इस बीच कमल ने कई बार ध्यान से देखा। जीप पर बैठते ही उसने पूछा, आज कुछ परेशान लगती हो पूनम? नहीं तो, घर लौटने में देर हो गई है। बाबूजी क्या सोचेंगे? कमल ने यह सुनते ही जीप चला दी। कमल और अंजना जब सदर हॉल में पहुंचे तो संध्या रात के पहले पहर में बदल चुकी थी। अंजना का दिल भय से कांप रहा था। लाला जगन्नाथ आतिशदान के सामने बैठे आग ताप रहे थे और शांति राजीव का एक स्वेटर बुन रही थी। उनकी आहट पाकर दोनों की निगाहें उनकी ओर उठीं। जगन्नाथ बहू को देखकर मुस्कुरा दिए। अंजना ने पास आते ही उनके पैरों को छुआ और वह सारी दवाइयाँ जो उनके लिए लाई थी बैग से निकालकर सामने की मेज पर रख दी। लालाजी ने दुलार से कहा, तुमने क्यों तकलीफ की बहू? रंगा को नुस्खा दे दिया होता। तकलीफ कैसी बाबूजी? और फिर उसी ओर तो मैं गई थी, सोचा लेती चलूं। और तुम कहो भाई, बर्थडे कैसा रहा? लाला जगन्नाथ ने कमल की ओर मुंह फेरते हुए पूछा। बहुत अच्छा। आप लोग वहाँ नहीं थे, बस इसी बात का रंज था। लेकिन हमारी प्रतिनिधि, हमारी बहू जो थी, बेचारी घर में बैठी बैठी घुटन महसूस करती रहती है। सोचा तनिक मन बहल जाएगा। यह तो मानव प्रकृति है कि वह परिवर्तन चाहता है। कमल तुरंत बोल पड़ा और इस बात की साक्षी के लिए उसने अंजना की ओर देखा। वह यह सुनकर झेप गई और अंदर जाने के लिए बढ़ी। राजीव सो गया है बहू, शांति ने कहा। दूध पी लिया था? हाँ, दूध पी लिया था और तुम्हें याद भी नहीं किया। इतने में घर की नौकरानी रमिया कॉफ़ी की ट्रे थाम
अंदर आई और लाला जगन्नाथ ने कमल को रोककर कहा, लो भाग्यशाली हो, कॉफ़ी आ गई। आप तो जानते हैं कॉफ़ी का प्याला मेरी कमजोरी है। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए अंजना के कदम रुक गए। उसने रमिया को जाने का इशारा किया और स्वयं कॉफ़ी बनाने लगी। कमल ने अपने सर्द हाथों को एक दूसरे से रगड़ा और उन्हें आग के पास ले आया। तभी शांति ने आवाज़ कसी, अब तो तू शादी कर ले कमल, जंगलों में मारा मारा फिरता है, घर आने पर कम से कम कॉफ़ी तो मिलेगी बीवी के हाथों की। शादी की बात सुनते ही उसके तन बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मुंह लाल हो गया। वह आतिशदान का सहारा छोड़ दूसरी ओर हो गया और फिर धीरे से बोला, नहीं माँ, ऐसा फिर कभी ना कहियो। आप तो जानती ही हैं कि मेरे जख्मों को। हाँ जानती हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें इन बंधनों में पड़ना ही होगा। फिर हर लड़की एक समान नहीं होती, जहाँ अंधेरा है वहाँ धूप भी है। तुम बेकार इससे उलझ पड़ी। लाला जगन्नाथ ने शांति का मुंह बंद कर दिया और फिर बोले, सीधी बात कह दो ना, केदार बाबू का खत आया है, उन्होंने एक लड़की देख रखी है। वह तो दिन रात लड़कियां ही देखते रहते हैं, आप इन्हें लिख दीजिए, मुझे उनकी पसंद से ब्याह नहीं करना है। अंजना इस बहस को समझ ना सकी। वह उसके पास आई और कॉफ़ी का प्याला देते हुए बोली, कॉफ़ी। वह अंजना को सामने पाकर झेंप सा गया और कनखियों से उसकी ओर देखकर उसने प्याला ले लिया। नादान ना बनो बेटा, शांति फिर बोली, उनकी पसंद नहीं तो अपनी पसंद की ले आना, लेकिन जब तक तू कोशिश नहीं करेगा कैसे मिलेगी वह लड़की। लेकिन कितनी लड़कियां हैं माँ इस संसार में जो तुम्हारी बहू की तरह अपना सब कुछ खोकर भी अपने आप में सिमट जाने को ही जीवन समझती हैं, कमल ने कहा और लंबे लंबे घूंट भरते हुए प्याला खाली कर दिया। अभी अंजना उसकी बात की तह तक नहीं पहुंची थी कि वह सबको नमस्कार करता बाहर चला गया। लाला जगन्नाथ और शांति चुपचाप उसे देखते ही रह गए। अंजना ने दूसरा प्याला बाबूजी को देते हुए कहा, ये ब्याह शादी की चर्चा से इतने घबराते क्यों हैं माँ जी? वह भी सच्चा है बहू, उसके साथ ऐसी घटना घट चुकी है कि ऐसे बंधनों से उसका विश्वास उठ गया है। एक तुम ही हो जिससे हंस के वह बात कर लेता है, वरना किसी औरत के सामने जाने से भी घबराता है। क्यों? बेचारे का दिल टूट गया उस दिन जब उसकी बारात दुल्हन के घर से वापस खाली लौट आई। क्यों? अंजना ने चौंकते हुए पूछा। दुल्हन शादी के दिन घर से भाग गई थी। उस अभागिन ने बेचारे की इज्जत और दिल दोनों को छलनी कर दिया। कब की बात है? 4 महीने पहले की। बारात कहाँ गई थी? गंगापुर। गंगापुर? वह सिटपिटा गई। हाँ बहू, वहाँ के एक बड़े वकील के घर रिश्ता हुआ था, कमल का रायजादा राजकिशन के घर। अंजना ने जब अपने मामा का नाम सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वह अपने आप में ही ना रही। वह अपने ही बोझ से जैसे धरती में धंसती जा रही थी। कुछ देर की इस अजब सी खामोशी के बाद लाला जगन्नाथ ने कहा, जभी से वह ब्याह शादी के नाम पर झुंझला जाता है, जैसे उसे नारी जाति से घृणा हो गई हो। लाला जगन्नाथ ने एक आह भरी और कमल के दिल के दर्द को प्रतिबिंबित किया। अंजना के सपनों को सहसा अंधेरे ने डस लिया। उसके दिल की थरथराहट में अब भय भी लहराने लगा। वह वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली आई। वह कमल जिसके बारे में सोचकर उसके हृदय में गुदगुदाहट होती थी, अब उसके नाम से ही उसे भय होने लगा। कुछ देर बाद अकारण ही राम जाने क्यों वह अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर गुमसुम खड़ी हो गई। वह अपने सामने फैली हुई उस झील को एकटक निहार रही थी जो आज एक बर्फीले टीले जैसी लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वादी की सर्द हवा ने पानी की लहरों को बर्फ के फर्श में बदल दिया है और वह उन्मादी सी नंगे पांव उस पर दौड़ती जा रही है, एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो अचानक किसी भूचाल के कारण उस बर्फीले ढोकों के नीचे धंसकर गुम हो गई है और धीरे धीरे वह बर्फानी आग उसके तलवे चाटकर उसे भी निगल जाने वाली है। अध्याय 9। राकेश अलमारी में दवाइयों की शीशियां सजा रहा था कि उसकी निगाहें सहसा किसी सूरत का प्रतिबिंब देख कपकपा गईं। उसने ध्यान से शीशे में फैले धुंधले चित्र को देखा और फिर झट से पलटकर अंजना की ओर देखा जो अभी अभी शोकेस के सामने आकर खड़ी हो गई थी। राकेश ने आज फिर गहरी नज़रों से उसके चेहरे की ओर देखा और पास आते हुए धीमी आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। अंजना ने मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया और साथ लाए नुस्खे को उसके सामने रख दिया। राकेश को लगा जैसे आज उसके चेहरे पर उस दिन किसी घबराहट नहीं है। वह जल्दी से नुस्खे के अनुसार दवा निकालकर उसके सामने ले आया और बोला, 4 रुपये 50 पैसे। आप यहाँ दवाइयों का काम कब से कर रहे हैं? अंजना ने बैग में से 100 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। कॉलेज के फौरन बाद।
लगभग साल भर हो गया। उसने रुक रुक कर कहा और अपने नौकर को छोटे नोट लाने के लिए भेज दिया। अंजना ने कहा, आई एम सॉरी, आज मेरे पास एक भी छोटा नोट नहीं है। मैं भी सुबह सुबह बस पहले ग्राहक का मुंह देख रहा हूँ। लेकिन यह कहते हुए वह कुछ झेंप सा गया। उस दिन आपने अपनी किसी कॉलेज मेट का जिक्र किया था। अंजना ने विषय बदलते हुए कहा। ओह, आप अंजना की बात कर रही हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी उस दिन की बात से शायद बुरा मान गई होंगी। यकीन कीजिए, उसकी सूरत हूबहू आपसे मिलती है। आप तो कह रहे थे कि आपके पास उसकी एक तस्वीर भी है। जी, राकेश ने कहा और तुरंत अपनी मेज की एक दराज खोलकर उस तस्वीर को बाहर निकाल लिया जो कॉलेज ग्रुप की थी और शायद उस दिन अंजना के जाने के फौरन बाद उसने तलाश करके दराज में रख ली थी। अंजना ने जो ही अपनी कांपती हुई उंगलियों से तस्वीर पकड़ी, राकेश बोल उठा, आप खुद ही देख लीजिए कितनी सूरत मिलती है उसकी आपसे। यह दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पर। क्या नाम था उसका? अंजना ने अनजान बनकर अपनी तस्वीर को अचरज भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा। अंजना, लेकिन कॉलेज में उसे अंजू के नाम से पुकारते थे। विचित्र संयोग है, सचमुच ही यह मेरी दूसरी सूरत है। इतने में किसी आहट ने उसे चौंका दिया। उसने पलट कर देखा तो उसे सामने से कमल आता दिखाई दिया। कमल ने काउंटर की ओर बढ़ते हुए राकेश से ब्लेड का एक पैकेट मांगा और फिर अंजना की ओर देखकर हेलो कहा। कमल को इस तरह सामने पाते ही अंजना जैसे पत्थर का बुत बन गई और उसके हाथ में से वह तस्वीर फिसलकर फर्श पर जा गिरी। हेलो, अंजना ने मुरझाई हुई बल्कि मुर्दा आवाज में कहा। राकेश ने उसके पीले पड़ गए चेहरे की ओर देखा और इतनी सावधानी से झुककर तस्वीर उठा ली कि कमल की उस पर नजर न पड़ सकी। दवा लेने आई थी? अंकल के लिए? नहीं, राजीव के लिए। क्यों, कुशल तो है? मामूली खांसी की शिकायत है। ओह, ऐसी बात थी तो किसी नौकर से मंगवा ली होती। यूं ही चली आई, सोचा जरा हवाखोरी हो जाएगी। राकेश ने अपने नौकर के हाथ से 100 रुपये का नोट वापस ले लिया जिसका छुट्टा नहीं मिला था। उसने वह नोट अंजना को लौटाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी दे जाइएगा। कितने का बिल है? कमल ने पूछा। 4 रुपये 50 पैसे। कमल ने 10 का नोट रख दिया और काउंटर पर रखा हुआ ब्लेड का पैकेट उठाकर दोनों का बिल चुका दिया। अंजना, जो पहले ही घबराहट से गुमसुम खड़ी थी, कुछ न बोली। कमल का इशारा पाते ही वह उसके साथ दुकान से बाहर चली गई। न जाने क्यों राकेश देर तक वहीं खड़ा खड़ा उसे संकित दृष्टि से देखता रहा। फिर उसकी तस्वीर को एक ओर रखकर अंजना के चेहरे को पढ़ने लगा। उसे लगा जैसे इस पूनम और कॉलेज की अंजना के बीच कोई गहरा रहस्य है। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ आऊं, दुकान से बाहर आकर कमल ने कहा। ऐसा भी क्या, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपकी गाड़ी? आपसे कहा ना, घर में बैठे बैठे जी उगता गया तो सैर करने बाजार तक निकल आई। बड़ा अच्छा किया, आखिर घर की घुटन में कोई कब तक बैठ सकता है। जी। यह सुनते ही वह चौंक गई और फौरन बात बदलते हुए बोली, आप लगभग 1 हफ्ते से हमारे यहाँ नहीं आए। दौरे पर गया हुआ था, कल शाम ही लौटा हूँ। बाबूजी आपका कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। वह क्यों? शायद आपके डैडी का खत आया है। यह कहकर वह सड़क के किनारे की ओर बढ़ी। मैं जानता हूँ, वह भी साथ हो लिया। कहते थे कोई ज़रूरी काम लिखा है। उस काम की भनक हमारे खतों में भी है। क्या है? शादी की चर्चा। उन्होंने एक लड़की देख रखी है। संयोग से आजकल वह नैनीताल में ही आई हुई है, अपनी मम्मी के साथ। तब डैडी ने लिखा है उसे जाकर देख लूँ। ख्याल तो बुरा नहीं। वह क्यों? मंजिल खुद चलकर मुसाफिर तक आ पहुंची है, लेकिन मुझे उस मंजिल की तलाश नहीं है। क्यों? सच बात तो यह है कि मुझे शादी ब्याह से नफरत हो चुकी है। शादी ब्याह से नहीं, बल्कि औरत जात से कहिए। पूनम, वह थरथरा उठा। अंजना चलते चलते रुक गई और उसकी झेपी हुई निगाहों को देखने लगी, जो उससे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन साहस नहीं हो रहा था। मैं सब कुछ जानती हूँ, माँ जी ने मुझे सब बता दिया है, अंजना ने धीरे से कहा। एक बात और भी है, कमल बोला। वह क्या? शायद भगवान को वह रिश्ता पसंद नहीं था, जभी तो उसने यह बंधन बनने से पहले ही तोड़ दिया। लेकिन दुनिया वाले तो कहते हैं कि यह रिश्ते जन्म जन्म के होते हैं, यह कभी टूटा नहीं करते। लेकिन यहाँ तो टूट गए। शायद इसलिए टूट गए कि असली बंधन उस लड़की से होने निश्चय होंगे जो अब नैनीताल में आपके लिए आई है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यूं भी शादी के बिना जिंदगी एक बोझ सा बनकर रह जाती है। कमल ने तुरंत ही मुंह मोड़ लिया और एक कंकड़ झील में फेंकते हुए
उसने अंजना की ओर देखा। उसकी आंखें भी झील की तरह गहरी थीं। अंजना की आंखों की गहराई में झांकता हुआ वह बोला, अगर यह बात सच है तो फिर तुम्हारी जिंदगी क्यों एक बोझा बन गई पूनम, जो शादी ब्याह के सपने देखकर आकाश में उड़ने की अभिलाषा रखती थी, आज पाताल में धंसकर रह गई है। यह आपसे किसने कहा? तुम्हारे नसीब ने। क्या यह गलत है कि जिसका बचपन अभी जवानी की गोद में भी नहीं आया था, उसे एक विधवा की जिंदगी मिली, जो अब एक नन्हे बच्चे की माँ है, और उसे जीवन का यह भार उठाए मीलों चलना है, बरसों तक अपने दुर्भाग्य की छाया तले बसेरा लेना है। नहीं कमल, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं उसे जीवन का भार नहीं समझती। उसी फूल की मुस्कान तो मेरी जिंदगी है, मेरा सपना है, और उनकी याद मेरा सहारा। कौन कहता है कि मैं एक विधवा हूँ, बेबस हूँ? उसकी यह बात सुनकर कमल के मन को एक धक्का सा लगा, और अब जो उसने अपनी नज़रें अंजना से मिलाईं तो उसकी पलकों से आंसू फिसलकर मोतियों की तरह बिखर गए। वह अपनी इस बहस के कारण लज्जित हो गया और एक दूसरा कंकड़ झील के पानी में फेंकते हुए बोला, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। दुख को सुख में बदलना चाहो तो कोई कठिन नहीं है। मैं समझा नहीं। मेरी बात को मानकर। वह कैसे? अपने डैडी का कहा मानकर लड़की देख लो, फैसला अपने आप हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या पता मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए? दिल की बात कह दो, वैसा ही जोड़ा ढूंढ लेंगे। मैं तो सौंदर्य के अधिक आचरण चाहूँगा। एक ऐसी लड़की जो अपने पति के बिना इस धरती पर और कुछ सोच ना सके। उसमें तुम जैसा आदर्श हो, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहती हो। तुम्हें क्या मालूम कि वह तुम्हारी इस विचारधारा से भी अधिक आदर्श नारी हो? एक नज़र देख तो लो उसे। एक नज़र में किसी के दिल की दशा कैसे जानी जा सकती है? वाह, परखने वाले किसी की एक ही झलक से उसके दिल की गहराइयों को भांप लेते हैं। दर्पण देखते ही पता चल जाता है मैल कहाँ जमी हुई है। तो एक काम करो पूनम, कहो उसे परखने के लिए तुम मेरे साथ चलना। मैं वह घबरा गई। मैं वहाँ क्या करूँगी? अपनी परखने वाली नज़रों से उन लड़की को जांचने। अगर तुम्हें वह पसंद आ गई तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मेरी पसंद गलत भी तो हो सकती है। नहीं पूनम, तुम जैसी आदर्श नारी मेरे लिए कभी गलत लड़की की चुनाव नहीं कर सकती, और तुम उससे बातचीत में वह सब कुछ पूछ लोगी जो मैं पूछ ना सकूँगा। अंजना के लिए कमल ने एक नई पहेली खड़ी कर दी, उसे एक नए चक्कर में डाल दिया। वह कोशिश करने पर भी उसकी बात से इनकार नहीं कर सकी। कमल चला गया, लेकिन अंजना अपनी जगह से ना हिल सकी। वह वहीं बैठी रही और झील की उन शांत गहराइयों को देखती रही जो उसके दिल की तरह गहरी थीं। बार बार उसके कानों में कमल के ये शब्द गूंज रहे थे, मैं तो सौंदर्य से अधिक आचरण चाहूँगा। एक ऐसी लड़की जो अपने पति के बिना इस धरती पर और कुछ न सोच सके। उसमें तुम जैसा आदर्श हो, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना जानती हो। कमल उसे पसंद करता था। उसने कभी कभी उसकी पुतलियों में अपनी तस्वीर नाचती देखी थी, और अपने दिल में उसके प्रति खिंचाव लगाव का आभास भी किया था। कई बार उसका मन चाहा कि साहस करके उससे सब कुछ कह दे कि जिस दुल्हन के आंचल से उसका दामन बांधा जाने वाला था, वह वही अभागिन है जिसकी अब अग्नि परीक्षा हो रही है। लेकिन वह ऐसा कहने का साहस न बटोर सकी, ताकि वह तस्वीर जो आज एक देवी की तरह उसकी आंखों में समाई हुई थी, कहीं गिरकर धरती की धूल में न दब जाए। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल के दर्द ने करवट ली और वह तड़प कर रह गई। वह यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहती थी। वह आज को भूलकर कल के सपनों में खो जाना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत हर कदम पर सामने आकर उसके आंचल से लिपट जाता था। वह जितना अपने आप को छिपाना चाहती थी, समय की गति उतना ही उसे खोलती जाती थी। उसने मुड़कर देखा। कमल निगाहों से ओझल हो चुका था, ठीक उसी तरह जैसे कभी वह उसकी जिंदगी से ओझल हो चुकी थी। वह यही कुछ सोचती विचारती धीरे धीरे कदम बढ़ाती अपने घर की ओर चली आई। दूर सुनसान झील में एक किश्ती चली जा रही थी, उसी की तरह अकेली, टगमगाती। अध्याय 10। पालिटन होटल के बाहर चबूतरे पर अंजना और कमल एक कोने में बैठे बड़ी बेचैनी से उस लड़की की प्रतीक्षा कर रहे थे जो ठीक 5 बजे वहां आने वाली थी। दोनों चुपचाप बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और कभी कभी एक दूसरे की ओर कनखियों से देख लेते थे। होटल के बड़े हॉल में से पाश्चात्य संगीत की धुन लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। वे लोग अभी तक नहीं आए, कमल ने उकताकर कहा। इतने अधीर क्यों हो? 10-5 मिनट की देर तो हो ही जाती है लड़कियों को बनते संवरते।
अंजना ने दबी मुस्कुराहट से कहा। कमल उसकी बात सुनकर झेंप गया और फिर से कॉफ़ी की चुस्कियां लेने लगा। कुछ देर बाद अंजना बोली, एक बात कहूँ? हूँ, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। वह क्यों? कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल जाएगा दिल की बात कहने के लिए। यानी तुम मुझे इसलिए मुसीबत में फंसाना चाहती हो ताकि तुम्हें कोई साथी मिल जाए? मुझे ही नहीं, हम दोनों को। पहले लड़की तो पसंद कर लो। मेरा दिल गवाही दे रहा है, वह ज़रूर अच्छी होगी। और अगर वह आई ही ना तो लेकिन ऐसा संभव नहीं, वह घबराकर बोली। उसकी इस घबराहट पर कमल खिलखिलाकर हंस पड़ा। कॉफ़ी का प्याला थरथराकर उसके ओठों से अलग हो गया और वह उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ऐसा लगता है पूनम, मुझसे कहीं ज़्यादा जल्दी तुम्हें है मेरे ब्याह की। हाँ, जल्दी तो है ही, और हो भी क्यों ना। बाबूजी ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर जो डाल दी है। कैसी जिम्मेदारी? तुम्हें ब्याह के लिए राजी करने की। तो यह सब कुछ तुम्हें बेवश होकर करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, वह घबराकर बोली और जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगी। कमल ने देखा उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। क्षण भर वह उससे निहारता रहा और फिर बोला, एक बात जानती हो पूनम? क्या? आज तुमने फिर मेरे दिल में औरत की चाह पैदा कर दी है और मैं पुरानी बातें भूलकर सचमुच जीवन साथी के बिना अपने आप को अकेला पा रहा हूँ। सच? हाँ सच, मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगा। और फिर उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराकर एक साथ ही उधर उठ गईं जिधर वह लड़की और उसकी माँ आ खड़ी हुई थीं। दोनों चौंककर अपनी अपनी जगह संभलकर खड़े हो गए और मुस्कुराकर उनका स्वागत करने लगे। मैं मिसेस खन्ना हूँ, उस अधेड़ उम्र की औरत ने अपने ओठों को तनिक सिकोड़ते हुए उनसे कहा। कमल और अंजना ने हाथ जोड़कर उनको नमस्ते की और बैठने का इशारा किया। मिसेस खन्ना, जिसने अपने अधेड़पन को मेकअप और चमकीले कपड़ों में छिपाने का सफल प्रयत्न किया था, कुर्सी पर बैठने के लिए बढ़ी। वह अपनी तेज तेज सांसों पर काबू पाते ही कमल की और गहरी नज़रों से देखती हुई बोली, यह है मेरी बेटी कमलेश। हम इसे प्यार से कम्मो कहते हैं। मम्मी, कमलेश ने नज़ाकत से अपने बदन को एक झटका देते हुए कुछ ऐसे ढंग से कहा कि उसकी बोटी बोटी फड़क उठी और उसने बड़े अनोखे ढंग से कमल की ओर देखकर अपने अधरों पर ऐसी मधुर मुस्कान पैदा की जैसे वह पहली नज़र में ही उस पर मर मिटी हो। कमल नैनों के इस बाण को सह ना सका और कुर्सी से पीठ टिकाकर आराम से बैठ गया। अंजना सतर्कता से दोनों की निगाहों को पढ़ रही थी। कमलेश ने अपने दुपट्टे को सीने पर सरकाते हुए विचित्र भोलेपन से कहा, मम्मी का भी जवाब नहीं। जब मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ जो मेरा नाम बिगाड़कर आप बुलाएं। जी हाँ, आप ठीक कहती हैं। बिना कुछ सोचे समझे कमल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ये हैं कमल सिन्हा। अंजना ने उसका परिचय दिया। ओह, वेरी ग्लैड टू मीट यू, कमलेश ने कुर्सी पर बैठते बैठते कबूतरी की तरह फुदककर कहा और अपने खुले ओठों को जबरदस्ती बंद करते हुए लजा सी गई। उसकी इस अदा में कुछ ऐसा उन्माद था कि कमल ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अंजना ने बातों को कुछ सार्थक बनाने के लिए मिसेस खन्ना से पूछा, आप नैनीताल पहली बार आई हैं शायद? नहीं जी, मैं तो हर बरस आती हूँ, लेकिन कम्मो पहली बार आई है। पहली बार नहीं मम्मी, दूसरी बार। याद नहीं 10 बरस पहले भी यहाँ आई थी, कमलेश इठलाती हुई बोल पड़ी। होश संभालने के बाद तो पहली ही बार आई है ना? मिसेस खन्ना ने सामने लगे आईने में प्रतिबिंब अपना व्यक्तित्व निहारते हुए कहा। लेकिन यह आपको कैसे विश्वास हुआ कि आपकी बेटी ने अब पूरी तरह होश संभाल लिया है? कमल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। जी? कमल की बात सुनकर पहली तो मिसेस खन्ना क्षणभर के लिए चकित हुई और फिर वे अकस्मात हंसने लगी। कमल भी हंस पड़ा। उनकी मिलीजुली हंसी देखकर कमलेश फिर लजा गई और दांतों में उंगली दबाते हुए बोली, आप इतने मनोरंजक होंगे मुझे मालूम न था। मैं तो इस बात का समर्थक हूँ कि जिंदगी मनोरंजन का ही दूसरा नाम है। कमल की बात सुनकर कमलेश खिल उठी, लेकिन अंजना ने बीच में कूदकर मजाक किरकिरा कर दिया। वह बोली, अरे भाई, यह अवसर मनोरंजन का नहीं है, लेकिन इन्हें तो एक बहाना चाहिए था कमलेश से बात करने का। अंजना की यह बात सुनकर कमल झेप गया और उसने सामने खड़े बैरे को आवाज़ दी। बैरा तुरंत आ गया। कमल ने मीनू कार्ड लेकर अंजना के सामने रख दिया और वह बारी बारी हरेक की पसंद पूछने लगी। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंत में कमल ने असमंजस में पड़े लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कमलेश की ओर इशारा करके कहा,
कहिए तो मैं आपकी पसंद का ऑर्डर दे दूं? शौक से। एक स्पेशल टूटी फ्रूटी। ओह, आपने कैसे जाना कि कम्मो को यही पसंद है? मम्मी प्लीज़। ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब कमलेश से था। बच्चे अक्सर ऐसी ही चीज़ें पसंद करते हैं, कमल ने दबी आवाज़ में कहा। कमलेश उसकी ओर कनखियों से देखने लगी। उसे देखकर कमल के चेहरे पर एक रंग आता और एक रंग जाता था। वह विचित्र असमंजस में फंस गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एक नज़र उस लड़की पर और दूसरी अंजना पर डालता। अंजना उसकी मनोदशा भली भांति समझ रही थी। वह लड़की अल्हड़ थी और माँ अत्यंत फैशन परस्त। कमल को दोनों पसंद नहीं आईं, फिर भी वह उनकी आवभगत में लगा हुआ था। अंजना और कमल जब अधिक देर तक मौन रहे तो मिसेस खन्ना बोली, अभी तो बचपना है मेरी बेटी में, फिर भी मैं सोचती हूँ कोई अच्छा लड़का हो तो उसे सौंप दूँ। अपने कमल बाबू को भी बचपना बेहद पसंद है, अंजना ने वार्ता में गर्मी पैदा करते हुए कहा। उसकी इस बात में कमल को एक ठेस पहुंची। उसने तिरछी नज़रों से अंजना के ओठों में दबी मुस्कान देखी और मिसेस खन्ना से संबोधित हुआ, आप ठीक कहती हैं, हमारी पसंद तो इनकी पसंद है। यह कहते हुए उसने अंजना की ओर इशारा किया। तब तो मैं समझूं कि मेरी कमलेश इनको पसंद आ गई। कमलेश की मम्मी ने चहककर अंजना का हाथ थाम लिया। जी वह तो है ही, लेकिन घर में माँ बाप से राय भी तो करनी है। अंजना तनिक घबरा गई और उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मिसेस खन्ना के हाथ से छुड़ा लिया। मिसेस खन्ना और कमलेश के चेहरे का रंग जरा देर के लिए फीका पड़ गया। बैरे ने आकर चाय की ट्रे और आइसक्रीम रख दी। कमल ने अपने सामने से टूटी फ्रूटी का ग्लास सरकार कर कमलेश के सामने कर दिया। अंजना चाय बनाने लगी। कमलेश बार बार तिरछी नज़रों से कमल को देख रही थी। मिसेस खन्ना ने चिकोटी काटी और वह अपनी माँ का इशारा समझकर चाय बनाने के लिए बढ़ी। शक्करदानी उठाकर कनखियों से कमल की ओर देखते हुए पूछा, शक्कर? आधा चम्मच। और आप? एक, अंजना ने उत्तर दिया। आधा? एक और मम्मी? दो। कमलेश ने गिन गिन कर प्याले में चीनी डाली और फिर प्यालों में चाय उड़ेलने लगी। मिसेस खन्ना ने बेटी की सराहना करते हुए कहा, घर में तो यह बड़ी लाडली है, एक गिलास पानी भी पीना हो तो नौकरों को आवाज़ देने लगती है। क्यों न दे, भगवान ने कृपा जो कर रखी है। यह कहते हुए कमल ने कमलेश की ओर देखा, जिसके हाथ चाय बनाते हुए कांप रहे थे। अंजना बोल उठी, मैके में लड़कियां लाडली होती हैं, ससुराल में कदम रखते ही सारा लाड प्यार माँ बाप के घर रह जाता है। आप ठीक कहती हैं बहन, लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं वह हकला गई। पूनम। कमल तुरंत बोल उठा, यूं तो रिश्ता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीब हैं। आप साफ साफ कहिए ना, अंजना ने टोक दिया और अपना परिचय स्वयं दिया। यह भी बता दिया कि वह लाला जगन्नाथ की बहू है। जब मिसेस खन्ना ने लाला जगन्नाथ के बेटे की चर्चा छेड़ी तो अंजना का दमकता हुआ चेहरा मुरझा गया, पलकें भीग गईं। तभी किसी की निगाहों को अपनी ओर घूरते देखकर अंजना व्याकुल हो उठी। सामने की सीढ़ियों से उतरती हुई एक सुरबाला सी सुंदरी की ओर देखते ही वह बेसुध हो गई। वह सुंदरी उसे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। अंजना उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी और अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने चाय का प्याला हाथ में उठा लिया, लेकिन इस घबराहट के मारे उसके हाथ कांप गए और चाय का प्याला छलक गया। छींटे उसकी साड़ी पर आ गिरे। उसने उस घूरने वाली सुंदरी की ओर भयभीत दृष्टि से देखा, जो अब हॉल की ओर जा रही थी। कोई बात नहीं, बातों में ध्यान कहीं और चला गया होगा। मिसेस खन्ना ने अपने रुमाल से उसकी साड़ी का आंचल साफ करते हुए कहा, शायद आपका ध्यान उस लड़की के भड़कीले लिबास की ओर खिंच गया था। कमलेश ने उसकी नज़रों की व्याकुलता से अनुमान लगाया और बताया कि वह लड़की इस होटल की कैबरे डांसर है। आई एम सॉरी, अंजना ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा और अपनी कुर्सी से उठकर अपना आंचल साफ करने बाथरूम की ओर चली गई। उसके वहां से जाते ही कमल ने जल्दी जल्दी चाय पीना शुरू कर दिया। फिर बोला, यह सौभाग्य का संकेत है। क्या? मिसेस खन्ना चौंक उठी। साड़ी पर चाय का गिर जाना। एक क्षण के लिए दोनों माँ बेटी कमल के इस वाक्य पर सोचती विचारती रहीं और फिर एक साथ जोर से हंस पड़ी। कमल ने भी उनका साथ दिया। हॉल पार करके अंजना जब बाथरूम पहुंच रही थी तो उसकी निगाहें एक क्षण के लिए फिर जम गईं। होटल की वह डांसर हॉल के एक कोने में कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी। अंजना को देखते ही वह फिर उसे घूरने लगी।
अंजना गर्दन नीची करके तेजी से बाथरूम में चली गई। उसकी घबराहट पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसकी समझ में इसका कारण नहीं आ रहा था कि वह नर्तकी उसे क्यों इस तरह घूर रही है। वह अपने आप को दुनिया की निगाहों से छिपाकर रखना चाहती थी, लेकिन ना जाने कैसे कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी के दोराहे पर उसे पहचानने का प्रयास करने लग जाता था। उसके मन में अभी तक उस नर्तकी जैसी कोई सूरज नहीं आ रही थी जो उसने कभी देखी हो। उसने अपनी चेतना के पर्दों को उलट पुलट कर बारी बारी अपने कॉलेज की सारी लड़कियों के चेहरों को याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई मुखड़ा ऐसा नहीं मिला जो उस नर्तकी से मिलता जुलता हो। वह नल का सहारा लिए अपना आंचल साफ कर रही थी कि सहसा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसके साथ ही उसका दिल उछलकर उसके हलक में आ अटका। सामने की दीवार में लगे आईने में उस नर्तकी का प्रतिबिंब देखकर वह रोमांचित हो उठी। नर्तकी उसके पास खड़ी हो गई और अपने बैग में से लिपस्टिक निकालकर अपने ओठों पर चढ़ाने लगी। उसे मेकअप करते देख अंजना ने अपनी नज़रें झुका लीं और साड़ी का आंचल जल्दी जल्दी साफ करने लगी। नर्तकी ने इठलाते हुए उसकी ओर देखा और एक गहरा सांस लेते हुए बोली, आंचल पर पड़े धब्बे तो इस पानी से धुल जाएंगे, लेकिन जीवन के आंचल पर पड़े धब्बे इतनी आसानी से नहीं धुल सकते। यह वाक्य सुनते ही अंजना के हृदय में एक हूंक उठी और वह टुकुर टुकुर उसकी ओर देखने लगी। इटलाती मुस्कान अभी तक नर्तकी के सुर्ख अधरों पर नृत्य कर रही थी। उसने अंजना के अचरज का अनुमान लगाते हुए पूछा, क्यों, क्या ख्याल है अंजू? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? अंजना ने गीले आंचल को निचोड़कर अपनी बाह पर फैला लिया और प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कौन हो तुम? शबनम, तुम्हारे बनवारी की शिब्बू। बनवारी का नाम सुनते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में गर्म शीशा उड़ेल दिया हो, जैसे चोटी से पांव तक शीतलहर दौड़ गई हो। वह पथराई नज़रों से उसकी ओर देखने लगी, जो अभी तक एक छोटी एक बड़ी आंख किए उसे निहार रही थी। यहाँ क्या कर रही हो अंजू? ये तुम्हारे साथ दूसरे लोग कौन हैं? तुम्हें धोखा हुआ है। मैं अंजू नहीं, पूनम हूँ। वह कठोर स्वर में उसकी बात का उत्तर देते हुए बाहर चली गई, लेकिन उसके चेहरे के पीलेपन ने शबनम से साफ साफ कह दिया कि वह अंजू ही है। शबनम ने उसका प्रतिबिंब आईने में देखा और उसके अधरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। अंजना जब कमल के साथ उसकी जीप में बैठी अपने घर जा रही थी तो जैसे उसे चुप्पी लग गई थी। आधा रास्ता निकल जाने पर भी जब वह कुछ नहीं बोली तो कमल ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। कहो, लड़की कैसी है? अंजना की तंद्रा टूटी और बिना कुछ सोचे समझे उसने कह दिया, बुरी नहीं है। तुम्हें पसंद हो तो हाँ कह दूं? कमल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इतने में धुआंधार कोहरे ने जीप को अपनी लपेट में ले लिया। जब जीप उस धुंधलके से बाहर निकली तो अंजना ने कहा, मेरी पसंद से क्या होगा? लड़की तुमने देख ली है, फैसला कर डालो। मैं तो अपने जीवन की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में सौंप चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? जो तुम्हारा दिल कहता है वह कोई गलत फैसला दे तो भी मुझे मंजूर होगा। सोच लो, यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सोच लिया तो शायद मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ने जा रही हूँ। कैसे? मुझे लड़की पसंद नहीं। अंजना के इस उत्तर पर कमल की हंसी छूट गई। जीप गाड़ी फिर से गहरे धुंध में घिर गई थी। इस कारण दोनों एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से देख पा रहे थे। उसने गाड़ी चलाना वैसे भी दूभर हो गया था। हंसते हंसते उसने गाड़ी की चाल तेज कर दी और अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, मुझे यकीन था तुम्हारी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। वह कैसे? कमलेश जैसी जाहिल को न चुनकर। जानती हो तुम्हारे बाथरूम में चले जाने के बाद उसने क्या किया? हूँ, सामने की मेज से 2 लड़के पकड़ लाई और उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बताकर मुझसे उनका परिचय कराया। तो इससे क्या हुआ? आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो इस पर गर्व करती हैं। मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है। पहली तो शुक्र करो लग्न मंडप में आने से पहले ही भाग गई, और अगर कहीं यह ब्याह के बाद किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती तो मैं कहीं का ना रहता। कमल की बात सुनकर अंजना के हृदय में एक ठेस लगी। अभी तक वह नर्तकी शबनम उसकी आंखों में घूम रही थी और उसके मन को व्याकुल किए हुए थी, इसलिए अधिक बात करने की रुचि नहीं हुई और वह पहले की तरह मौन हो गई। कमल ने जीप गाड़ी जब लेक व्यू के सामने रोकी तो घर का बड़ा फाटक बंद था। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। अंजना ने जीप से उतरते हुए कहा, आइए ना। नहीं, बहुत देर हो चुकी है और मुझे सुबह ही अल्मोड़ा जाना है सरकारी काम से। अंजना जीप से उतर ही थी कि बारिश पहले से तेज हो गई। देखिए, बारिश तेज हो गई।
घबराओ नहीं, चलती फिरती बदलियां हैं, अभी बरसकर भाग जाएंगी। बारिश से बचने के विचार से वह सीट पर जा बैठी। फिर से कमल ने गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखा और मुंह में सिगरेट दबाते हुए बोला, एक बात पूछूं? पूछो। जब से तुमने होटल में उस डांसर को देखा है तुम कुछ उदास सी हो गई हो, क्यों? नहीं तो, वह अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करती हुई बोली। कमल ने एक क्षण के लिए उसकी उदास नज़रों को फिर देखा और लाइटर से सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मैं तुम्हारी इन उदासियों को खूब समझता हूँ। जी। वह चौंक गई। कुछ पुरानी स्मृतियाँ, कुछ हर्ष में बीते हुए क्षण, होटल का वातावरण देखकर तुम्हें वह दिन जरूर याद आ गए होंगे जब शेखर तुम्हारे साथ था। यही स्मृतियाँ और अतीत के संचित हर्ष ही तो हैं जिनके सहारे आदमी जी लेता है, जिंदगी के गम गलत कर लेता है। हाँ पूनम, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे व्यथित हृदय की उदासी दूर कर दूं, तुम्हारी उन अंतर्दाही स्मृतियों को सदा के लिए मिटा दूं। यह सुनते ही उसे कपकपी आ गई और नजरें फेर कर वर्षा की बूंदों की लड़ियों को देखने लगी जो अंधेरे में चांदी की तरह चमक रही थीं। कमल ने सिगरेट का धुआं फैलाते हुए धीरे धीरे रुक रुक कर कहा, क्या ऐसा संभव है पूनम? पूनम, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि? क्या? अंजना के ओठ थरथराए। तुम अपनी उदासियों को मेरी झोली में उड़ेल दो, फिर क्या होगा? मैं तुम्हारे आंचल में उल्लास के सितारे जड़ दूंगा। अंजना एकदम चुप हो गई और उसने शोकातुर आंखों से कमल की ओर देखा जिसने अपना सब कुछ उसके सामने खोल कर रख दिया था। वह मौन ही रही और सोचती रही कि कहीं उसकी हाँ या ना से उसकी आराधना ना टूट जाए। और फिर वह जीप गाड़ी के वातावरण से उकताकर बोली, नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। इतना कहते ही वह जीप से झट उतर आई। कमल ने अचरज से उसकी ओर देखा लेकिन अंजना ने मुंह मोड़ लिया। वर्षा की परवाह किए बिना वह फाटक की ओर बढ़ती चली गई। कमल ने उसे रोकने के लिए एक बार पुकारा भी, लेकिन रुकी नहीं वह। अंजना तेजी से चलती हुई अपनी कोठी के पार्लर में आ पहुंची। वह बरसात की छींटों से भीग चुकी थी। चोर निगाहों से उसने गेट की ओर देखा। जीप अभी तक खड़ी थी। कमल उसी तरह बैठा सिगरेट के हल्के हल्के कश ले रहा था। सहसा उसने गाड़ी स्टार्ट की और अंजना ने संतोष की एक गहरी सांस ली। अपने भीगे हुए कपड़ों को समेटते हुए वह अंदर चली गई और दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंची। राजीव सो चुका था। रमिया उसके पलंग का सहारा लिए फर्श पर बैठी ऊँग रही थी। अंजना ने एक निगाह बच्चे को देखा और रमिया को धीमी आवाज से पुकारा। आवाज सुनते ही वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपनी मालकिन को अचानक सामने देखकर बौखला गई। यूं ही जरा आंख लग गई थी बहुरानी। कोई बात नहीं, राजीव रोया तो नहीं था, बस जरा सा, और फिर दूध पीते ही सो गया। रम्या की बात से संतुष्ट होकर अंजना अलमारी के पल्ले का ओट होकर कपड़े बदलने लगी। उसने जो ही गीली साड़ी उतारकर एक ओर रखी, रम्या ने भड़कर उसे उठा लिया और बोली, बाहर भरका हो रही है क्या? हाँ, लगता है तू घोड़े बेचकर सो रही थी। रम्या ने कोई जवाब नहीं दिया और गीली साड़ी फैलाने लगी। अंजना ने जल्दी से साड़ी बदली और बाबूजी के बारे में पूछा। रम्या बोली, वे शायद अपने कमरे में होंगे। और बाहर जाते हुए जरा रुककर पूछा, आपके लिए खाना लगाऊं बहुरानी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। रम्या चली गई और अंजना फिर अपने ख्यालों में खो गई जिनसे वह दूर भागना चाहती थी। उसके कानों में अभी तक कमल के वे शब्द सनसना रहे थे और उसे आभास हो रहा था कि पिछले कई दिनों से वह स्वतः उसकी ओर खिंचती जा रही थी। घंटों चुपचाप बैठी मन ही मन वह कमल की बातों को दोहराया करती थी, उसकी परछाइयों से अपना दिल बहलाया करती थी और फिर दिल के किसी कोने में अनजाने चुभन की पीड़ा से व्याकुल हो उठती। उसकी विवशता और उसका पाप उभरकर उसकी आशाओं के सितारों को अपनी स्याहियों में छिपा लेते थे। मगर आज कमल ने अपने दिल की बात कहकर उसके तन बदन में छिपी ज्वाला को और भड़का दिया था। उसकी आशाओं और सपनों की पूर्ति के लिए एक रास्ता निर्धारित कर दिया था, उन्हें साकार रूप देने के लिए एक झलक दिखा दी थी और उसे लग रहा था जैसे बरसात के ये छींटे उसकी आशाओं को सींच रहे हैं। राम जाने क्या सोचकर उसने अलमारी में से पैड और कलम निकाला और अपने मन की वेदना को पैड के एक कागज पर लिखती चली गई। शायद वह अपने दिल की आवाज़ उस लेख में छिपाकर कमल तक पहुंचाना चाहती थी। अकस्मात उसका हाथ रुक गया। कलम की स्याही कागज पर फैल गई और हवा से लहराते हुए खिड़की के पर्दे में एक छाया छिपी नजर आई। पूनम के अंतिम सांसों में गुथी हुई आवाज़ उस तक पहुंचने लगी और उसके साथ ही एक वचन जो उसने मरने से पहले अपनी सहेली को दिया था,
एक प्रण जिसे जीवन भर निभाने की सौगंध खाई थी उसे याद आने लगा, और फिर अपने आप ही उसकी नज़रें राजीव के कोमल चेहरे की ओर उठ गईं। उसने कागज़ पर लिखी बातों को और एक बार फिर देखा, शायद कुछ पढ़ भी लिया, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वह उन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंकने लगी तो राम जाने क्या सोचकर ठिठक गई और लौटकर उन्हें आतिशदान में दबी चिंगारियों के हवाले कर दिया। अध्याय 11। अंजना ने जब शिव मंदिर में कदम रखा तो उसका रोम रोम किसी अनजाने भय से सिहर उठा। वह उस मंदिर में दिल के पाप को छिपाए चली गई। वह शेखर की विधवा न होते हुए भी उसके माँ बाप के साथ उसकी स्मृति के पुष्पों को चुनने आई थी। आज लाला जगन्नाथ के बुजुर्गों का दिन था। वे श्राद्ध के दिनों में सदा इसी मंदिर में आते थे और ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे, गरीबों को दान देते और दिन भर भगवान के चरणों में बैठकर पूजा पाठ में दिन बिता देते। आज भी इसी विचार से पत्नी और बहू को साथ लेकर वे शिव मंदिर में आए थे। परिवार के बुजुर्गों की याद के साथ साथ अपने जवान बेटे की मौत की याद में भी श्रद्धांजलि भेंट करने आए हुए थे। अंजना एक मासूम बच्चे की भांति पुरोहितों के कहने पर वह सब कुछ किए जा रही थी जो शेखर की विधवा को करना चाहिए था। दिन प्रतिदिन का जीवन उसके लिए एक परीक्षा बनता जा रहा था और वह इस परीक्षा में सफल होने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही थी। लेकिन आज जब उसने अपने भय और पाप को आंचल में समेटे शिव मंदिर में प्रवेश किया तो उसके अंग अंग में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से फूलों की कलियां मूर्ति के चरणों में चढ़ा दी। दूर एक कोने में कोई सन्यासी ऊंची आवाज में किसी को समझा रहा था। सत्य और प्रेम किसी सच्चे हृदय में ही निवास करते हैं। जिनके मन में कुछ हो और संसार के सामने वह कुछ और जताए, वह मनुष्य सच्चे प्यार का अधिकारी नहीं होता। छल और कपट के संसार में रहने वाला ना तो आप सुखी रहता है और ना किसी को सुख दे सकता है। अंजना ने अपने कान उस प्रवचन की ओर से हटा लिए और तेजी से मंदिर के दूसरे कोने में चली गई। वहां संगमरमर की जालीदार दीवार में भास्कर देवता झांक रहे थे। प्रकाश का जाल सा बिछ रहा था। अंजना ने जब उस जाल में कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह उजाला उसके दिल के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करके सबके सामने उजागर कर देगा। वह उस उजाले को सह न सकी और फिर मंदिर के अंधेरे भाग में आ गई। सामने शिवजी की अनोखी मुद्रा की प्रतिमा थी। अंजना अपने चिंतित मन की व्याकुलता को दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब वह किसी तरह उसे दबाने में असमर्थ रही तो शिवजी की मूर्ति के आगे माथा टेक कर गिड़गिड़ाने लगी। शांति देवी ने जब बहू की सिसकियां सुनी तो झुककर प्यार से उसका हाथ चूम लिया और धीरज बंधाते हुए बोली, ना रो बहू, नसीब का लिखा आंसुओं से थोड़े ही मिट सकता है। अंजना ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए माँ की गीली आंखों की ओर देखा और उठकर माँ के सीने से लिपट गई। माँ, यह भगवान उन लोगों को क्यों दंड देता है जो किसी का मन नहीं दुखाते? यह तो अपने कर्मों का फल है बेटी। मनुष्य ऐसा ही दाहक परीक्षाओं से तपकर कुंदन बनता है। किसी ने मंदिर का घड़ियाल बजाकर उनके विक्षिप्त मन की वेदना की तन्मयता को भंग कर दिया। सास बहू ने एक दूसरे को औरत के नाते से देखा और उस ओर चल पड़ी जहां लगभग 50 ब्राह्मणों के लिए खाना परोसा जा रहा था। लाला जगन्नाथ बड़ी सतर्कता से अपने पुरखों का बोझ उतार रहे थे। बहू को देखते ही बोले, पूजा हो चुकी बहू? जी बाबूजी। तो मेरा एक काम करो बेटी, तुम घर चली जाओ। लेकिन यह सब हम कर लेंगे। शेखर की माँ है, नौकर है, माली है, और फिर यह काम तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जो हैं, जाओ बेटी। और आप? हम तो आज व्रत मंदिर में ही तोड़कर लौटेंगे। तुम जाओ, घर अकेला है और राजीव भी। शांति ने भी बहू से लौट जाने के लिए कहा। अंजना ने ठहरने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। लालाजी यह नहीं चाहते थे कि उनकी बहू लोगों के सामने नंगे मुंह बैठे। वे लोग उसकी भरी जवानी के रणापे पर तरस खा खाकर उसके दिल पर बरछियां चलाएं। अंजना ने जाने से पहले दोनों के पांव छुए और आशीर्वाद लेती हुई मंदिर से बाहर चली गई। वह जब मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसे लगा जैसे हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूर रहा था। जाते जाते उसके कान में किसी औरत की आवाज़ आई। बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन सास ससुर पान फूल की तरह संजोए हुए हैं और किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देते ताकि उसकी कोमल बाहें मैली ना हो जाएं। कोई दूसरी बोल उठी, इसकी यह साड़ी तो देखिए, है तो सफ़ेद लेकिन बड़ी कीमती है, रेशम से ज़्यादा मुलायम है। अंजना उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी कार की ओर बढ़ गई और ड्राइवर से घर चलने के लिए कहा। कार घर के फाटक पर आकर रुकी तो अंजना ने घर की चाबियों का गुच्छा हाथ में लिया और कार से उतरकर ड्राइवर को गाड़ी वापस ले जाने का आदेश दिया।
तेज तेज कदमों से उपवन की घास को रौंदती हुई वह अंदर जाने लगी। घर में आज दूसरा कोई न था, इसलिए बिना किसी झिझक के आंचल कंधों पर गिराए अंदर चली आई। अभी उसने सदर हॉल में कदम रखा ही था कि उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलते निकलते रह गई। उसने चकित होकर पहले तो राजीव को देखा, जो कालीन पर बैठा अनेक खिलौनों से खेल रहा था, और फिर उस पॉलिश किए चमकदार जूते की ओर देखा जो कालीन की ब्रश में धंसा हुआ था, और उसे पहनने वाला बाबूजी की आराम कुर्सी में धंसा हुआ बच्चे को खेलते देख रहा था। अंजना का कलेजा मुंह को आ गया, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वह धीरे धीरे कदम उठाती उस आदमी की ओर बढ़ी जिसका जूता अभी तक उसकी आंखों के सामने चमक रहा था। उसने जैसे ही अपनी गर्दन उठाई, अंजना के कलेजे में एक हुक उठी और वहीं रुक गई। उसके मोटे और भद्दे जबड़ों को खुला देखकर अंजना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने इस दिलेरी से आ बैठने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके जीवन को आग लगाने वाला बनवारी था। वह अंजना को भयभीत और चकित दशा में देखकर कुर्सी पर पसर गया। बोला, कैसी हो अंजू? तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपनी बिछड़ी हुई जिंदगी की तलाश में भटकता हुआ आ पहुंचा। रमिया कहाँ है? क्रोध से वह गरज उठी। मेरे लिए चाय लेने गई है। किसकी इजाज़त से? मेरी इजाज़त से। अपना घर समझकर यह धृष्टता कर बैठा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? उसके अधरों पर एक दुष्ट भरी मुस्कान उभरी। अंजना ने घबराहट और घृणा से एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जो सुर्ख हो रहा था। बनवारी ने उसकी गर्म नज़रों की आंच का अंदाज़ा किया और अपने भद्दे चेहरे पर एक निशान को उंगलियों से छूते हुए बोला, यह शिब्बू की निशानी है। रात उसका मेहमान था। यहाँ होटल में साली ने शराब के नशे में इतनी जोर से काटा कि अभी तक निशान बाकी है। अंजना के ओठ भय और क्रोध से थरथरा रहे थे। चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। राजीव ने लपक कर माँ को पकड़ लिया और उसे चाबी वाली मोटर दिखाने लगा जो बनवारी उसके लिए लाया था। अंजना ने उसके हाथ से वह खिलौना छीनकर एक और फेंक दिया। राजीव रोने लगा। इतने में रमिया चाय की ट्रे संभाले आ गई। उसने चकित दृष्टि से दोनों को देखा और ट्रे मेज पर रखकर रोते हुए राजीव को बाहर ले गई। मैं आज पछता रहा हूँ अंजू। वह अंजू मर चुकी है। ऐसा ना कहो, मेरी गलतियों की ऐसी सज़ा मुझे मत दो। और फिर तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? बनवारी, चिल्लाकर अंजना ने उसकी ओर घृणा से देखा। वह पहले की तरह मुस्कुराता रहा। घबराओ नहीं। अंजू से पूनम बनना अगर मुश्किल नहीं तो बनवारी को फिर से अपनाना भी मुश्किल नहीं होगा। अंजना ने और भी क्रोधित होकर पांव की ठोकरों से बनवारी के लाए हुए खिलौनों को बिखरा दिया और फिर उन्हें उठा उठाकर बाहर फेंकने लगी। साथ ही चिल्ला चिल्लाकर बनवारी को वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कहने लगी। सहसा एक खिलौना उठाकर उसने जो ही बाहर फेंका वह किसी के पांव से जा टकराया। वह कमल था। अचानक दोपहर को और वह भी इस अवसर पर कमल को वहां देखकर अंजना के पांव तले जमीन खिसक गई। वह लज्जा से वहीं धंस गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसके लिए अपना आंचल उठाकर सिर पर ओढ़ना भी कठिन हो गया। कमल ने झुककर पैरों में पड़ा हुआ वह खिलौना उठा लिया और दोनों को अचरज से देखता हुआ अंदर आ गया। वह तो अच्छा हुआ पूनम, तुम्हारा क्रोध हमारे पांव से लिपट कर रह गया। कहीं सिर पर बरसता तो कुशल नहीं थी। आई एम सॉरी। दोष तो मेरा था जो मैं बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने ले आया। ये ना आते और ना इनका क्रोध यह रूप धारण करता। बनवारी ने झट से बिगड़ी हुई बात बना ली। आपका परिचय? कमल ने अंजना की क्रोधित मुद्रा और बनवारी की सूरत दोनों को एक साथ निहारते हुए पूछा। इससे पहले कि वह कुछ कहती बनवारी स्वयं सामने आ गया और बोला, मुझे बनवारी कहते हैं। पूनम के शहर का रहने वाला हूँ। आते समय इनकी आंटी ने बच्चे के खिलौने क्या भिजवाए कि ये मुझ पर बरस पड़ी। अब आप ही कहिए मिस्टर। कमल नाम है मेरा। हाँ मिस्टर कमल, अब आप ही फैसला कीजिए। इसमें मेरा क्या दोष है? बेचारी जब विधवा हुई तो आंटी ने घर में घुसने न दिया, और जब इतने बड़े घराने की बहू कहलाने लगी तो हर एक रिश्ता जताने लगा। मैं तो बेकार इस झगड़े में आ फंसा। अब इतने खिलौने उठाकर कहाँ ले जाऊं? बस इतनी सी बात और यह गुस्सा? यह तो ज़माने का दस्तूर है पूनम। जब इंसान को सहारा देने के लिए दो चार बाजू मजबूत हों तो हर कोई मदद देने के लिए बढ़ता है, और जब वह अकेला होता है तो कोई मुंह तक नहीं लगाता। लाख रुपए की बात कही है आपने। इन्हें समझाइए ना कि आंटी को माफ़ कर दें और ये खिलौने रख लें। हाँ पूनम, बच्चे के लिए प्यार से भेजेगा, ये खिलौने रख लो। आंटी का नहीं तो इनका ही दिल रख लो जो इतनी दूर से उठाकर लाए हैं। बनवारी ने अंजना की निगाहों में लावा के समान उबलता क्रोध देखकर तुरंत कहा, होटल पालिटन में ठहरा हूँ। मिलना हो या कोई संदेशा भेजना हो आंटी को तो टेलीफोन कर लेना। कमरा नंबर 21 है। मुझे कुछ नहीं कहना है। अंजना उबल पड़ी।
बनवारी निराश मुद्रा बनाए लौटने लगा तो कमल ने टोक दिया, आप जा रहे हैं क्या? जी। वह चौंक रुक गया, अब तो जाना ही होगा। चाय तो पीते जाइए। नहीं साहब, यह ना होगा हमसे। हम छोटे ज़रूर हैं लेकिन इतने गिरे हुए नहीं कि जिस लड़की को अपने मोहल्ले से दुल्हन बना के भेजा उसी के घर का पानी पी लें। लेकिन आप देखने में आधुनिक लगता हूँ, पालिटन होटल में ठहरता हूँ, लेकिन विचार तो पुराने हैं। बनवारी की इस बेतुकी बात पर कमल को हंसी आ गई। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, बनवारी नमस्ते कहता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। आदमी काफ़ी दिलचस्प मालूम होता है। अंजना, जो अभी तक अपने आप में नहीं थी, कमल की बात सुनकर चौंक गई। कमल ने पुनः बड़ी मुद्रा गंभीर में कहा, तुम्हें इन खिलौनों को इस बेदर्दी से ठुकराना नहीं चाहिए। आप ना आते तो अब तक ये सब कूड़े के ढेर में चले जाते। चलो अच्छा हुआ मैं आ गया, तुम्हें इस रूप में देखना जो था। मैं सोच रहा था काफ़ी शीतल स्वभाव है तुम्हारा, लेकिन गुस्सा, उफ। कमल ने अंजना के चेहरे की ओर देखते हुए कहा और फिर चाय की ट्रे पर झुककर चाय बनाने चला। अंजना ने उसका हाथ परे हटा दिया और बोली, लाइए मैं बना देती हूँ। धन्यवाद। अब उतनी गर्म नहीं होगी, चलेगी। इसे कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बनवाई किसके लिए थी और पीने कौन आ गया? आप तो बस बात पकड़ लेते हैं। वह चुप हो गया और अंजना की ओर कनखियों से देखा। वह अभी तक गंभीर थी। कमल ने चुपचाप अंजना के हाथ से प्याला ले लिया और एक घूंट भरकर बोला, आज घर पर कोई नहीं है क्या? नहीं, बाबूजी और माँ जी मंदिर गए हैं श्राद्ध के लिए। और तुम? मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। आप चाय नहीं पिएंगी क्या? नहीं, मेरा व्रत है, उनका श्राद्ध जो है। अंजना की अंतिम बात ने कमल के सीने में जैसे बरसी घोंप दी। वह अपनी भावुकता दबाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत लज्जित हूँ पूनम। वह क्यों? उस दिन मैंने गुस्ताखी कर दी थी। मैंने एक पतिव्रता स्त्री की आराधना को परखने की कोशिश की थी। सच कहना कोई पाप नहीं है। मानव जीवन में दो ही चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, दिल और दिमाग। दिमाग जो सोचता है दिल नहीं मानता, और दिल जो मानता है उसे दिमाग सोचने की अनुमति नहीं देता। तो मैं यह समझूं कि तुमने उस दिन वाली बात का बुरा नहीं माना? नहीं। अब आप आराम से चाय पीजिए। कमल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और एक ही घूंट में बाकी चाय पी गया। अंजना, जो असमंजस में खड़ी अपनी उत्तेजना को समेट रही थी, झिझकते हुए पूछ बैठी, आप कहीं बाहर गए हुए थे क्या? नहीं, 3-4 दिन बुखार ने धर दबाया था, इसलिए घर से नहीं निकला। अब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ पूनम, तुमको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मैं जानती हूँ, उसने उत्तर दिया, लेकिन कमल के खिले चेहरे की प्रसन्नता अंजना के दिल पर चोट कर ही गई और वह पास खिसक आया। क्या जानती हो? यही कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है और आपने हाँ कर दी है। वह अंजना की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ा और खांसते खांसते बोला, तुम्हें तो बस रात दिन मेरे ब्याह की चिंता लगी रहती है। तो क्या मैंने गलत समझा है? बिल्कुल गलत। मैं तो तुमसे यह कहने वाला था कि मेरी बहन इस बार कॉलेज की छुट्टियां मनाने नैनीताल आ रही है। फिर तो बहुत अच्छा होगा, कुछ दिन हम भी घुल मिल कर समय काट लेंगे। हाँ पूनम, वह छोटी सी थी जब मेरी माँ चल बसी, मगर वह छोटी बहन ना होती तो हम बाप बेटा कभी के घर से बेघर हो जाते। कौन सी क्लास में पढ़ती है? बीए फाइनल में, नेशनल कॉलेज लखनऊ में। उसे भी तो चाह होगी अपनी भाभी की, तुमसे कम नहीं। वह तो अच्छा हुआ मेरे ब्याह पर बारात में शामिल ना हो सकी, वरना उसका दिल टूट जाता। रो देती वह भाई के नसीब पर। वह क्यों नहीं गई थी? परीक्षा के दिन थे ना। वह फिर चुप हो गई। अपने बारे में कमल के विचार जानकर उसका रोआ रोआ सिहर उठा। वह गुमसुम वहीं खड़ी रही। फिर धीमे स्वर में पूछा, कब आ रही है? शायद अगले इतवार को। वह बेसुध सी आगे बढ़ गई। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसने एक पल के लिए रुककर सुदूर हॉल में देखा। कमल राजीव के साथ खेलने लग गया था, जो अभी अभी रमिया के साथ अंदर आया था। वह दौड़कर कमल की टांगों से लिपट गया और फिर उन्हीं खिलौनों से खेलने लगा जो कुछ देर पहले बनवारी वहां छोड़ गया था। बनवारी का ख्याल आते ही उसका बदन थरथरा उठा। बनवारी के अस्तित्व ने फिर उसे खतरे में डाल दिया था। वह अपने आप को पहचानने से डरने लगी। बेसुध सी वह खिड़की का सहारा लिए खड़ी हो गई और झील के लहराते जल की गहराई मन ही मन भांपने लगी। रमिया की आवाज़ ने उसकी सहमी सिमटी भावना को छिन्न भिन्न कर दिया। वह चौंककर पलटी और उसके हाथ में एक खत देखकर पूछ बैठी, क्या है रमिया? चिट्ठी है बहुरानी की। वे मेहमान जो खिलौने लेकर आए थे बाहर से ही देकर चले गए। कह गए थे कि जब मालकिन अकेली हों तो उन्हें दे देना। अंजना ने कांपते हाथों से वह खत थाम लिया और भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, कमल बाबू कहाँ हैं?
वे तो चले गए और राजीव नीचे बैठा खेल रहा है, तो जाओ उसे दूध पिला दो। रम्या आज्ञा पालन के लिए तुरंत बाहर चली गई। अंजना ने लपककर सामने की खिड़की का पर्दा हटाया। कमल जीप में बैठ चुका था। उसने उसकी चुप्पी और निष्ठुरता को कहीं गलत न समझ लिया हो, यह सोचते ही उसका शरीर पसीने में नहा उठा। उस खिड़की से हटकर उसने बाहर का दरवाज़ा बंद किया और कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। लिखा था, अंजू, मैं कल शाम नेहरू पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, शाम के ठीक 6 बजे। तुम्हारा बनवारी। यह पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने बेजान शरीर को उसने खिड़की का सहारा दिया और फिर उस गहरी झील की ओर देखने लगी। अध्याय 12। संध्या का समय था, 6 बजने वाले थे। नेहरू पार्क में बनवारी पेड़ों के साए तले खड़ा बड़ी बेचैनी से अंजना की राह देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि वह मिलने के लिए जरूर आएगी, लेकिन जब वह उन पेड़ों से हटकर पार्क में देखता तो दूर तक अंजना का कोई निशान न देखकर उसका दिल बुझ जाता। अंजना की सुइयां 6 बजा रही थीं। ठंडी हवा के झोंके से बचने के लिए उसने एक वृक्ष के तने का सहारा ले लिया और सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। मुंह से धुआं निकलते ही उस ठंडी हवा में जम सा जाता। पहाड़ों में सूर्य के जल्द छिप जाने से एक सांवला सा अंधेरा फैलता जा रहा था। जो जो उसकी व्याकुलता बढ़ रही थी, उसका दम घुटने लगता था। वह फिर से अपने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधने लगता। वह अपनी खोई हुई दुनिया में जीवन की एक आशा लिए नैनीताल आया था। सहसा पास में वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट हुई। उसने पलटकर घनी झाड़ियों की ओर देखा, जहां अंजना अभी अभी आकर रुकी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके सर्द और नीले ओठों पर एक मुस्कुराहट पैदा हो गई। वह ललचाई नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। अंजना उसकी गहरी और भूखी निगाहों की ताप ना ला सकी। बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया है, तुम्हारी मजबूरियाँ तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, वह झुंझला उठी। तो चली जाओ। बनवारी ने विषाक्त मुस्कान की बिजली उस पर गिराई। वह उसके तेवर देखकर घबरा उठी और तेजी से पलटकर जाने लगी, लेकिन बनवारी की आवाज़ ने उसके कदम बांध दिए। मुझसे तो मुंह मोड़कर चली जाओगी, लेकिन सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ोगी अंजू? वह अंजू मर गई बनवारी, उसे अब भूल जाओ। जब पूनम बनकर भी तुम अंजू को नहीं भूल सकी, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? अब तुम्हें मुझसे क्या लेना? तुम्हारे चमके हुए भाग्य में हिस्सा बटाना है। तुम मेरे कौन होते हो? मेरा तुम्हारा साथ तो उस दिन छूट गया था जब तुमने मुझे दगा की और धोखा दिया। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन आज तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो किसी घराने की बहू बनकर उन सबको धोखा दे रही हो। बनवारी थर्राती हुई आवाज़ वृक्षों के झुरमुट में गूंज उठी। लेकिन जवाब नहीं तुम्हारा भी। कितना बड़ा हाथ मारा है। मैं तो जिंदगी भर झक मारता रहा, अब तुम्हें गुरु मानता हूँ। किसी अभागिन को यूं सताते दया नहीं आती। दया की इस दिल में जगह होती पगली, तो उसी दिन तुम्हें अपनी बाहों में ना ले लेता जब तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर चली आई थी। वह मेरी भूल थी, मेरी गलती थी, जिसे मैं आज तक भुगत रही हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बनवारी मन ही मन खुश होता हुआ उसकी बेबसी देखता रहा। जब यह उसके दिल की भड़ास निकाल चुकी तो वह बोला, तुम तो जानती हो अंजू, मेरी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं। कमी है तो बस पैसे की। आने से पहले ही चला जाता है। इस मामले में मैं बड़ा अभागा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो माल लूटो उसका आधा मेरी झोली में डाल दो, बस। जीवन भर तुम्हारे एहसानों तले दबा रहूंगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम पूनम हो, अंजना नहीं हो। मैं इस राज को हजम करने की कीमत चाहता हूं और कुछ नहीं। ऐसा कभी ना होगा, अंजना ने दृढ़ स्वर में कहा और फिर बिना कुछ कहे सुने वहां से चलती बनी। बनवारी ने भड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। जल्दबाजी कहीं उसका खेल ना बिगाड़ दे। अंजना बढ़ती जा रही थी और बनवारी के कानों में सूखे पत्तों पर चलने की चरमराहट गूंज रही थी। बनवारी को विश्वास था कि वह एक न एक दिन उस चिड़िया को सोने के पिंजरे सहित ही ले उड़ेगा। अंजना जब घबराई हुई घर लौटी तो सामने बाबूजी बैठे हुए मिल गए। उन्होंने उसे देखते ही पूछ लिया, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? यूं ही जरा टहलने निकल गई थी झील के पास। वह तो अच्छा किया तुमने, लेकिन जाना ही था तो शेखर की माँ या रमिया को साथ ले लिया होता। भूल हो गई बाबूजी, उसने रुकते रुकते उत्तर दिया। भूल कैसी बहू? शांति ने बहू के आड़े आते हुए कहा और फिर पति से संबोधित हुई। आप तो बहू को यूं समझने लगे जैसे वह कल की बच्ची हो। ऐसी क्या आफत आ गई जो वह बाहर चली गई? ज़रा घर में बैठे बैठे तो दम घुटने लगता है। मुझे इससे कब इनकार है?
मैंने तो बस इतना कहा है कि यूं ही अकेले ना जाती। दोनों शायद अभी और बहस करते, लेकिन राजीव ने दादा के पास आकर ऊधम मचा दिया। वह बगीचे से बिल्ली का एक बच्चा उठा लाया था और हर एक को उसका खेल दिखा रहा था। जब वह म्याऊं म्याऊं करता तो वह खिलखिलाकर हंसने लगता और उसके साथ ही सब के सब हंस पड़ते, यहाँ तक कि उसकी शरारत पर अंजना भी खिलखिला उठी। राजीव की हंसी ने पल भर के लिए उसका गम भुला दिया और प्यार से उसके गाल पर चुटकी लेते हुए बोली, शरारती कहीं का। बिल्कुल शेखर पर गया है, वह भी छुटपन में ऐसा ही था। शांति ने लाड़ से उसकी ओर देखते हुए कहा और उसे उठाकर बिल्ली के बच्चे को बाहर तक छोड़ने चली गई। शेखर का नाम सुनते ही अंजना के दिल पर एक चोट लगी और वह चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। बहू, बाबूजी की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए और वह पलट कर उन्हें देखने लगी। उन्होंने इशारे से उसे पास बुलाया और चमड़े के बैग से नोटों का एक पुलिंदा निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, इन्हें संभालकर सेफ में रख दो। तराई वाली ज़मीन ठेके पर दे दी है, यह उसी की पेशगी रकम है। लेकिन बाबूजी, इतनी बड़ी रकम? मैं तो बड़ी लापरवाह हूँ, शेखर की माँ से कम ही होगी। फिर अब यह घर तो तुम्हें ही संभालना है। इस बुढ़ापे में भी क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा? अब अंजना कोई उत्तर न दे सकी। उसने सावधानी से रुपया संभाल लिया। बाबूजी ने बताया कि पूरा 10,000 है। अंजना उसे लिए हुए ऊपर चली गई। जो ही उसने सेफ खोला और यह रकम उसमें रखी, उसे बनवारी की धमकी का ख्याल आ गया जो उसने अभी अभी नेहरू पार्क में दी थी। वह समझ गई कि बनवारी इसे अपना स्रोत बनाकर इस घर की दौलत लूटने का इरादा रखता है। वह इस ख्याल से ही कांप गई और उसने तुरंत सेफ का ताला बंद कर दिया। फिर उसने पलट कर देखा और घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देखने लगी, जैसे बनवारी की दुष्ट निगाहें अभी तक उसका पीछा कर रही हों। उसने किसी अनजाने भय से भयभीत होकर कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं और अपने आप को संध्या के धुंधलके में छिपाकर एक कोने में बैठ गई और सिसकियां भरने लगी। उसकी वह सिसकियां, वह बिलाप वहीं दबकर रह गया। उसके दिल की दशा कोई नहीं जान सका। घरवाले उसे एक आदर्श नारी समझते थे। कमल बाबू उसे सचमुच पूनम समझकर उसके लिए अपने हृदय में अपार सहानुभूति और प्यार रखते थे। लेकिन अंजना ने उन्हें बड़ी घृणा थी, क्योंकि उसने शादी की रात उनसे दगा की थी। बनवारी तो उसे एक गुड़िया समझता था और उसकी कमजोरियों की आड़ लेकर उसकी ज़िंदगी से खेलने पर तुला हुआ था। इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दिल की सच्चाई की था पा सकता और उसके सीने में छिपे दर्द की पीड़ा का अनुमान लगा सकता। बनवारी नेहरू पार्क से सीधा होटल चला गया। उसकी निराशा में आशा की एक झलक विराजमान थी। उसे अपनी चाल पर पूरा भरोसा था। उसने सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा होटल के मेन गेट पर फेंक दिया और हॉल में चला गया, जहां शबनम का नृत्य हो रहा था। वाद्य यंत्रों की पाश्चात्य रोमांटिक धुन, हॉल की धुंधली रोशनी, सुरा से मदमाते लोग और उस पर शबनम का लहराता थिरकता अर्धनग्न शरीर दर्शकों पर बिजलियां गिरा रहा था। बनवारी ने उस रम्य सुरबाला को अजीब निगाहों से देखा। उस रमणी की एक साधारण सी झलक पाकर सैकड़ों लोग लोटपोट हो रहे थे, लेकिन बनवारी पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं था। वह उस कसाई की तरह उसके गोश्त पोश्त को देखने परखने लगा, जो किसी भेड़ का झटका करने से पहले उसे टटोल टटोल कर देखता है। शबनम के जवान शरीर में जो गर्मी थी वह उसके लिए बर्फ बन चुकी थी। शबनम ने नाचते नाचते जो ही उस पर नज़र फेंकी, उसने लापरवाही से मुंह फेर लिया और तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। आज वह परेशान था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसी बेचैनी में अपने कमरे के भीतर चला गया और बड़े जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। संगीत की धुन खत्म हो गई। तालियों की आवाज़ से हॉल गूंज रहा था। बनवारी ने लापरवाही से अपना कोट सामने की कुर्सी पर फेंक दिया, गले की टाई ढीली की और थका हुआ शरीर लेकर बिस्तर पर पसर गया। तकिए का सहारा लेकर वह कमरे को ध्यान से देखने लगा, जो एक नर्तकी की भांति ही सजा हुआ था और न जाने कितने मुसाफिर वहां आकर ठहर चुके थे। वह सजावट ठीक शबनम जैसी थी, जो मेकअप और चमकीले कपड़ों में परियों जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से उस फर्नीचर की तरह पुरानी और खोखली थी, जिसे होटल वालों ने खूबसूरत कपड़े पहनाकर और रंग रोगन करके नया बना रखा था। उस कमरे के अंधेरे कोनों में से शबनम के पसीने की गंध अब भी आ रही थी, लेकिन उस दुर्गंध को इस तरह सजा धजाकर दूर करने का असफल प्रयास किया गया था, जिस तरह शबनम यूटी क्लोन की सुगंध से अपनी गंध दूर करने का प्रयास करती थी, लेकिन सफल नहीं होती थी। व्याकुल मस्तिष्क को शांत करने के लिए उसने दोबारा सिगरेट सुलगाया
और लंबे लंबे कश लेने लगा। जरा सी देर में ही उस कमरे में सिगरेट का धुआं फैल गया और उसे उस धुएं में छिपा हुआ वह चेहरा नजर आया जो शबनम से बिल्कुल अलग था। वह अंजना का भोला भाला और गुलाबी चेहरा था जो आज उसके कारण वियोगिनी बनी हुई थी, विधवा बनी हुई थी, ब्याह के बिना उस बच्चे की मां कहलाती थी जो ना जाने किसका था। यह सोचते ही उसके पतित शरीर ने एक दुखदाई अंगड़ाई ली। वह उस पीड़ा से करा उठा जिसने उसके सामने अतीत की उन रंगीन स्मृतियों को बिखेर दिया जब वह कॉलेज में पढ़ती थी और एक भोली सी नारी सुलभ स्वभाव की तरुणी थी जो उसके झूठे प्यार को सच समझकर उसकी दीवानी हो गई थी। इतने में धुएं की धुंध छट गई और वह चेहरा आंखों से ओझल हो गया। अब उसके सामने शबनम का चेहरा उभर आया जो अभी अभी बाहर से अंदर आई थी और उसकी गंभीर मुद्रा देखकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। वह चौंक पड़ा। लेटे लेटे ही सिगरेट को एक ट्रे में बुझा दिया। शबनम आईने के सामने चली गई और अपना झिलमिलाता लिबास उतारने लगी। बनवारी ने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। भेंट हुई? शबनम ने अपने कपड़े एक को रखते हुए पूछा। वह अब अंदरूनी कपड़ों में थी और दर्पण में प्रतिबिंबित बनवारी के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वह ठीक 6 बजे पार्क में आ गई। शबनम ने सेंट की सुराहीदार शीशी उठाई और उसके फव्वारे अपने पूरे बदन पर छिड़कती हुई बोली, क्या कहा उसने? मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। वह उसके इस जवाब पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। अलमारी से अपना नाइट गाउन निकालकर पहन लिया। जब वह और नहीं बोली तो बनवारी ने फिर कहा। वह सोचती थी कि बनवारी उस पर दया दिखाएगा, रहम की नज़रों से देखेगा। अब क्या इरादा है? यह सोने की लंका हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। सुना है नैनीताल का बहुत बड़ा जागीरदार है उसका ससुर। और कहीं अंजू ने अपनी मोहब्बत का तुमसे बदला ले लिया तो? वह क्या लेगी? उसने तो उड़ने से पहले ही अपने पर काट लिए हैं। यह कहते हुए वह बिस्तर पर उछला और टांगे पसारकर आराम से बैठ गया। शबनम ने उसके चेहरे से उसके दिल की बात जानने की कोशिश की लेकिन उसके इरादों को भांप नहीं सकी। उसने सामने की अलमारी खोली और बिल्लोरी सुराही में से गिलास में शराब उड़ेल ली। गिलास में सुर्ख शराब देखते ही बनवारी के विहल मन में एक लहर उठी। चेहरे पर कांति छा गई। बुझी हुई आंखें चमक उठीं। उसने ललचाई हुई नज़रों से शबनम को देखा जिसने शराब से छलकता हुआ वह जाम उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम मेरी कमजोरी को खूब समझती हो शिब्बू। कमजोरी को नहीं, परेशानी को। शिब्बू ने उसके गालों को मसलते हुए उसे ग्लास थमा दिया। बनवारी ने गहरी नज़रों से उसके कोमलांगों को निहारा जिन्हें वह बरसों तक टटोल चुका था, लेकिन आज जबरदस्ती वह उसके सामने जवान बनने की कोशिश कर रही थी। बनवारी ने भी उसके गालों पर चुटकी ली और शराब के घूंट हलक में उतारने लगा। शराब का हलक से उतरना था कि उसके बदन में कामुकता की आग पहुंच गई। उसने लपककर शबनम को अपने पास खींच लिया और शराब के साथ साथ उसके शरीर का भी उपभोग करने लगा। तुम तो चली जाओगी ना? हाँ, कल रात को मेरा अंतिम परफॉर्मेंस है। उसके बाद? बनवारी निरंतर उसके ओठों को मसल रहा था और इस रगड़ से शबनम के शरीर में एक अनोखी तरंग उठने लगी और वह मस्ती में लहराकर बोली, यहाँ से शिमला, मसूरी और फिर दिल्ली। मेरा क्या होगा? जहाँ जाऊंगी तुम्हें साथ खींचकर ले जाऊंगी। नहीं शिब्बू। यह सुनते ही शबनम को एक धक्का लगा। बनवारी जिस उंगली से उसके ओठों को छू रहा था उसे उसने दांतों से काट लिया। बनवारी ने झट उंगली खींच ली और अलग होते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है? फिर तुमने क्यों कहा नहीं शिब्बू? बच्चों की तरह रूठते हुए उसने तोतली आवाज में कहा और अपना क्रोध दिखाने लगी। बनवारी ने उसे प्यार से खींचकर अपनी बगल में बिठा लिया और उसे अपनी विवशता बताने लगा कि उसका नैनीताल में रहना बहुत जरूरी है। संभव है पुरानी जान पहचान और मोहब्बत का सहारा लेकर वह अंजना के फिर समीप पहुंच जाए और उसकी भटकती हुई जिंदगी में स्थिरता आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं बनवारी कि अपनी जिंदगी को स्थिर बनाते बनाते मेरी मोहब्बत को ही ठिकाने लगा दो? शबनम ने अपनी शंका व्यक्त की। तुम भी बड़ी भोली हो। अगर मुझे तुमसे किनारा ही करना होता तो क्या मैं घर आई सुनहरी चिड़िया यूँ फुर से उड़ जाने देता? मेरा और उसका क्या साथ? शराब से उसे नफरत, नाच गाने से उसे लगाव नहीं। मैं उस पालतू गाय का क्या करूँगा? मुझे तो बिजली चाहिए जो शबनम में है। शबनम उसकी बात सुनकर लजाने लगी। बनवारी ने प्यार से उसे अपने पास खिसका लिया और उसके बदन की गर्मी से अपने बदन को गरमाने लगा। फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ जाम शबनम के ओठों से लगा दिया। वह इनकार करती हुई मछली, लेकिन बनवारी ने जबरदस्ती कई घूंट पिला ही दिए। यहाँ रहकर क्या करना है तुम्हें? शबनम ने फिर पूछा। अंजू की कमजोरी से अपनी तकदीर का फैसला करना है। डरती हूँ बनवारी।
पैसा बटोरते बटोरते कहीं अंजू के जाल में ना आ जाओ। फिर वही बात, विश्वास नहीं रहा मुझ पर। तुम पर तो है, लेकिन तुम्हारी नीयत पर नहीं है। लेकिन उन कागजात पर तो है जिनके आधार पर हम मियाँ बीवी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। हाँ, वही तो एक सहारा है मेरा, जो तुम्हारी नीयत पर भी विश्वास कर लेती हूँ। बनवारी ने उसे 2 घूंट और पिला दी और बिस्तर पर गिराकर अपने ओंठ उसके ओठों पर मसलते हुए कहा, एक काम करोगी मेरा शिब्बू? क्या? होटल वालों से कहकर यह कमरा कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने दो। फिर इसे छोड़कर अगर मैं कहीं और रहने लगा तो शायद अपना प्रोग्राम बनते बनते बिगड़ जाएगा। कितने दिनों के लिए? बस यही 8-10 दिन के लिए, कह दूंगी। बनवारी ने उसे अपने शरीर के साथ भींच लिया, कमरे की बत्ती को मध्यम कर दिया और प्यार भरे ना जाने कितने मधुर शब्द उसके कानों में उड़ेल दिए। उसकी बातें एक मीठे जहर की तरह शबनम के मस्तिष्क में उतर गईं और उसने पूरी मस्ती के साथ उन्मादी सी अपने आप को समर्पण कर दिया। एक आग थी, एक धधकती ज्वाला थी, जिसने दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। अध्याय 13। अंजना मंदिर से लौट आई थी। रम्या और राजीव उसके साथ थे। राजीव आज 4-6 दिन से बीमार था। बुखार उतरते ही माँ के कहने से वह उसे देवी मंदिर में ले गई थी। शेखर की मौत के बाद शांति हर छोटी से छोटी बात पर भी वहम करने लगी थी। इसलिए उसने बहू को मजबूर किया कि वह राजीव को देवी मंदिर में ले जाए और देवी के चरणों की धूल राजीव के मस्तक पर लगाए। ज्यों ही अंजना ने दालान में कदम रखा, एक सुरीली और अनजानी चहचहाहट सुनकर वह वहीं ठिठक गई। रम्या भी उन आवाज़ों पर चकित होकर अपनी मालकिन का मुंह ताकने लगी। सदर हॉल से कई लड़कियों की वार्ता की आवाज़ें आ रही थीं। उस घर में इन अनजानी आवाज़ों को सुनकर अंजना कुछ चिंतित सी हो गई। डरते डरते उसने हॉल में कदम रखा। उसका अनुमान गलत नहीं था। वहाँ 3-4 लड़कियाँ विराजमान थीं और बैठी चाय पी रही थीं। बाबूजी उनके पास बैठे गप्पें लड़ा रहे थे और शांति देवी उनके स्वागत में लगी हुई थीं। वह वहीं दरवाजे के पास ठिठक गई और चकित हो उन अपरिचित लड़कियों को निहारने लगी। उन लड़कियों की नज़रें जो ही अंजना पर पड़ीं, वे सबकी सब चुप हो गईं और उसकी ओर देखने लगीं। निगाहें मिलते ही अंजना ने सिर झुका लिया और चुपचाप 2 कदम आगे बढ़ गई। लाला जगन्नाथ उनका अचरज और चुप्पी दूर करने के लिए बोले, मेरी बहू पूनम। पूनम, कितना प्यारा नाम है, उनमें से एक बोली। और देखने में भी पूनम का चांद, एक दूसरी दांतों तले जवान दबाती हुई धीरे से बोली। लेकिन इस चांद पर को तो दाग लग गया। शांति ने तुरंत उनकी चुलबुलाहट को गंभीरता में बदल दिया। अंजना ने बढ़कर सबको नमस्कार किया। बाबूजी ने उस लड़की से अंजना की जान पहचान करा दी, जो कंवल बाबू की छोटी बहन थी। शालिनी नाम था उसका। प्यार से घरवाले उसे शालो कहते हैं। उसने स्वयं आगे बढ़कर अपना परिचय स्वतः दिया। बड़ी तत्परता से उसने दूसरी लड़कियों का परिचय करा दिया। यह है रेखा, यह कुमुद और यह है आशा, मेरे कॉलेज की सहेलियां हैं। अंजना के शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। वह बारी बारी उन लड़कियों से मिलने लगी। शालिनी ने जैसे ही रम्या की बाहों में राजीव को देखा, उसे लपक कर अपनी गोद में भर लिया और उसे चूमने लगी। दूसरी लड़कियों ने भी नन्हे राजीव से तोतली जबान में बातें करनी शुरू कर दीं। शांति उन लड़कियों को बहू के सुपुर्द करके पूजा के लिए चली गई। बाबूजी ने भी अपनी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी। रम्या जब राजीव को लेकर ऊपर चली गई तो अंजना भी उन लड़कियों को कोठी के पिछले भाग में ले गई। इस भाग में छोटा सा उपवन था, जहां से झील साफ दिखाई देती थी। घर के आसपास का सुंदर दृश्य देखकर सब लड़कियां प्रशंसा करने लगीं। अंजना उन्हें लेकर बाग में लटके हुए झूले पर जा बैठी और बोली, कब आई तुम शालो? कल शाम को। नैनीताल कैसा लगा तुम सबको? अभी देखा ही क्या है, भैया का घर, चाचा जी की कोठी और सामने के पहाड़। शालिनी की इस बात पर सब हंस पड़ी। अंजना के चेहरे पर भी हल्की सी हंसी खेलने लगी। कुमुद सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोली, वाह, क्यों नहीं देखा? वह भी तो देखा है जिसकी भैया सबसे अधिक सराहना करते हैं। क्या? आशा पूछ बैठी। पूनम। कुमुद के मुंह से अपना नाम सुनकर अंजना झेप गई। आंखें लाज के भार से झुक गईं। वह दबी आवाज में बोली, अब तुम मुझे बनाने लगीं? नहीं भाभी, सच। वे तो उठते बैठते ही तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। कहाँ हैं तुम्हारे भैया? हमें यहाँ छोड़कर किसी सरकारी काम से चले गए हैं। कह गए हैं कि लौटते समय ले जाएंगे। अभी हम काफ़ी दिन यहाँ रहेंगे। तब तो खूब मज़ा आएगा, मेरा भी मन लग जाएगा। थोड़ी देर में ही सब घुल मिल गईं। उनकी चहचहाहट में कुछ देर के लिए अंजना भी अपनी चिंता भूल बैठी। उसे लगा जैसे कुछ ही देर में वह औरत से सहसा एक चंचल लड़की बन गई हो।
उसकी घुटी हुई कामनाएं मचल उठीं। जवानी का खुमार अंगड़ाइयां लेने लगा और वह भूल गई कि वह उस घराने की बहू है। लड़कियों ने जैसे ही झील की सैर का प्रोग्राम बनाया, अंजना उनका साथ देने के लिए सबसे पहले तैयार हो गई। वह तुरंत ही कपड़े बदलकर आ गई और लड़कियों को साथ लेकर झील की ओर चल पड़ी। शालिनी की भेंट ने अंजना पर जादू कर दिया था। वह उसकी बातों पर मोहित हो गई थी, लेकिन अपनी गंभीरता की सीमा से बाहर जाने का साहस नहीं था। वह हर बात को तौलकर मुंह से निकालती, ताकि शालिनी या उसकी सहेलियों को किसी तरह यह संदेह ना हो कि वह पूनम नहीं अंजना है। उन लड़कियों के मनोरंजन के लिए वह उन्हें झील की सैर कराने लगी। सब लड़कियां एक किश्ती में बैठ गईं और नैनीताल की पहाड़ियों की सराहना करने लगीं। उस साफ सुथरे नीले पानी में तैरती हुई उनकी नाव झील के दूसरे किनारे की ओर जा रही थी। अंजना अचानक किसी को देखकर झेंप गई। वह प्रफुल्लता जो उसके चेहरे पर कुछ ही देर पहले आई थी, बरबस हवा हो गई। उनसे कुछ ही दूरी पर एक और नाव जा रही थी। बनवारी और शबनम दोनों उसमें बैठे सैर कर रहे थे। बनवारी के सामने शराब से झलकता हुआ ग्लास रखा था और शबनम उसके सीने पर सिर रखे लेटी हुई थी। लड़कियों ने जब उन्हें इस ढंग से खुलेआम इश्क करते देखा तो झेंप गईं। अंजना के मुंह पर घबराहट के ठंडे पसीने आने लगे और वह लड़कियों की ओर देखती हुई तुरंत बोल उठी, नाव वाले, नाव वापस ले चलो। बनवारी ने उसकी व्याकुलता देखी और एक जहरीली मुस्कुराहट के छींटे उस पर उछालता हुआ बोला, बचकर कहाँ जाएगी। लड़कियों की नाव तेजी से दूर चली गई। शांत वातावरण में बनवारी का अट्टहास गूंज उठा और उसने शराब का गिलास गले में उड़ेल लिया। छी छी, कितने घटिया लोग हैं, शालिनी ने घृणा से उसकी ओर देखते हुए कहा। जिंदगी का मजा ले रहे हैं और क्या, कुमुद बोली। यह भी कोई तरीका है? देखो किस बेशर्मी से किसी गैर मर्द के गले का हार बनी हुई है। गैर तो हमारे लिए है, उसका तो अपना होगा। कुमुद की बात पर सबकी हंसी छूट गई, लेकिन अंजना चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वह चोर निगाहों से अब भी बनवारी की किश्ती की ओर देख रही थी, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसे लगा जैसे नशे में केवल बनवारी ही नहीं, उसकी नाव भी झूम रही है। तुम क्या सोच रही हो भाभी? शालिनी ने उसे मौन देखकर पूछा। कुछ भी नहीं, अंजना बड़बड़ाई। झूठ, आशा ने बात पकड़ते हुए कहा। हंसते हंसते अचानक यह खामोशी कैसी? इसमें भी कोई पूछने की बात है? मैं जानती हूँ भाभी के दिल की बात, कुमुद तुरंत बोली। अंजना झेप गई और चकित दृष्टि से उसके अधरों की छिपी हुई चंचल मुस्कान को देखने लगी, जैसे सचमुच वह उसके दिल की बात भांप गई हो। शालिनी ने तुरंत पूछा, क्या जान गई है तू? कह दूं भाभी? अंजना ने उसकी आंखों की चमक देखी और हूं कहकर सिर झुका लिया। कुमुद कुछ रुककर बोली, शायद भाभी को अपना हनीमून याद आ गया है। कुमुद ने वह बात कहकर अंजना का दिल छलनी कर दिया, लेकिन वह उसे सह गई और एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक कहती हो कुमुद, यह जीवन स्मृतियों का सहारा ही तो ढूंढता रहता है, चाहे वे खुशी दें या चुभन दें। अंजना की बात सुनकर सब चुप हो गईं और मौन धारण किए उसे निहारने लगीं, जिसकी पलकों पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। वह फिर मुस्कुरा पड़ी और लड़कियों को दूर पहाड़ी चोटियां दिखाने लगी, जो सुनहरी धूप में नीले आकाश तले अकेली और शांत खड़ी थीं। जब अंजना लड़कियों को लिए हुए घर लौटी तो वे सब उपवन में घास के फर्श पर सुस्ताने बैठ गईं। अंजना ने चाय के लिए पूछा और वह बनाने के लिए कहने को अंदर चली गई। सदर हॉल में पहुंचते ही वह ठिठक गई। बाबूजी के साथ कमल बाबू बैठे शतरंज खेल रहे थे। आहट पाते ही कमल ने अंजना की ओर देखा और इशारों ही इशारों में दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। कहाँ गए थे तुम सब लोग? लाला जगन्नाथ ने पूछा। झील तक, यूं ही जरा घूमने फिरने। शालो कहाँ है? कमल ने पूछा। बाहर लॉन में सहेलियों के संग बैठी है। चलो अच्छा हुआ, कुछ हंसे बोलेगी, वरना कल से घर में बैठी बोर हो रही थी। खैर, वह बोर हो रही थी या नहीं, लेकिन मेरे घर की रौनक जरूर बढ़ गई है। वह कैसे अंकल? आज मैंने बहू को पहली बार हंसते देखा है इस घर में, लालाजी ने बहू की ओर देखकर कहा। अंजना यह सुनकर झेंप गई और लजाकर मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगी। कमल के अधरों पर मुस्कान खिलने लगी। वह शालो और उसकी सहेलियों के लिए चाय बनाने चली गई और कमल चुपचाप बैठा शतरंज की चालें चलता रहा। अंकल, कितना सौभाग्यवती है आपकी बहू, जिसके सिर पर आपका साया है। सौभाग्यशाली तो हम हैं कमल, जिन्हें इतनी अच्छी बहू नसीब हुई। यह भी मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। ना मैं इस चांद जैसी बहू को ठुकराता और ना मुझे यह सजा मिलती। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन उन्होंने बड़े धीरज से काम लिया और पुनः खेल में व्यस्त हो गए।
कमल ने उनकी भावनाओं को और भड़काना उचित नहीं समझा और चुप्पी साध कर चालने चलने लगा। लाला जी से रहा ना गया। कमल की चुप्पी उन्हें डसने लगी। उसने उनकी दुखती रग को छेड़ दिया था। उन्होंने सहसा कमल के कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन एक बात है बेटे। क्या? जब से यह इस घर में आई है मैं जवान बेटे की मौत का गम भूल गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे बेटा देकर बेटी ले ली हो। कमल ने केवल सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति जताई और खेल में व्यस्त हो गया। चाय तैयार हो गई। सब लोग एक मेज के इर्द गिर्द जमा हो गए। अंजना ने आज चाय के साथ खाने की कई अच्छी अच्छी चीज़ें रखीं। लालाजी ने जब उन चीज़ों की प्रशंसा की तो शांति भी हाँ में हाँ मिलाने लगी और शालिनी की भी सराहना करने में पीछे नहीं रही। बातों बातों में जब शालिनी ने अपने घर आने की दावत दी तो अंजना ने इनकार कर दिया। वह राजीव की बीमारी का बहाना करके बात टाल देना चाहती थी। जब शालिनी ने अधिक जिद पकड़ी तो बाबूजी से ना रहा गया। उन्होंने बिना अंजना से पूछे ही हामी भर ली। बहू ने चौंककर उनकी ओर देखा तो वे मुस्कुराकर बोले, हाँ बहू, इसमें इनकार कैसा। शालो कौन बार बार नैनीताल आने वाली है। बाबूजी की बात सुनकर शालिनी खुशी से झूम उठी। अंजना ने शांत भाव से कमल की ओर देखा जिसका चेहरा बहन की तरह खुशी से दमक रहा था। उसे लग रहा था इस हट में जवान शालो की थी लेकिन दिल कमल का। वे लोग चले गए। अंजना उन्हें बाहर के दरवाजे तक छोड़ने गई। वह बड़ी खुश थी, लेकिन जो ही उनकी जीप रवाना हुई वह देर तक दरवाजे का सहारा लिए वहीं खड़ी उस जीप गाड़ी को देखती रही जो झील के किनारे किनारे वीरान सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। जब वह उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह भी अंदर जाने के लिए पलटी। आज उसे अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह इस खुले वातावरण और हवा के हल्के हल्के झोंकों को छोड़कर फिर उस घुटन में जाते डर रही थी। सुहाना मौसम, खुला आकाश और उस पर चिड़ियों की मनोहर चहचहाहट, वह इन सब को छोड़कर अंदर जाने से कतरा रही थी। 2 कदम आगे बढ़ी और रुक गई। रमिया सामने जंगले पर से राजीव के धुले कपड़े को जो अब सूख चुके थे उतार रही थी। अंजना ने उसके पास आकर पूछा, राजीव कहाँ है? माँ जी के पास बैठा खेल रहा है। उसने दूध पी लिया? जी। तो एक काम कर रमिया। क्या बहू रानी? ये सब कपड़े प्रेस कर ले, आज मेरा जी नहीं चाहता। यह कहकर अंजना बगिया की ओर चली। जाते जाते कुछ सोचकर रुकी और रमिया से बोली, कोई मुझे पूछे तो कह देना यहीं हैं, सामने पेड़ों के तले। अंजना बिना कुछ उत्तर दिए उपवन के उस ओर चली गई जो जंगल से मिलता था। घने पेड़ों के झुंड में जाकर वह ओझल हो गई। रमिया ने आज से पहले कभी बहुरानी को इतना खुश नहीं देखा था। अभी तक उसके कानों में बहुरानी के ये शब्द निरंतर गूंज रहे थे, ये कपड़े प्रेस कर ले, आज मेरा जी नहीं चाहता। वह इस बात की गहराई समझे बिना कंधे छटक कर रह गई और जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी। इतने में उसके कानों में एक भनभनाहट की सी आवाज़ आई। पहले तो उसे लगा जैसे किसी जानवर की आवाज़ हो, लेकिन जब वह आवाज़ 2-3 बार और सुनाई दी तो वह चौकन्नी हो गई और घूमकर उस ओर देखने लगी जिधर से वह आवाज़ आ रही थी। घास पर सूखे बत्तों की एक सरसराहट उभरी और इसके साथ ही बनवारी का चेहरा एक पेड़ के तने के पीछे से उभरा। वह इशारे से उसे अपने पास बुला रहा था। पहले तो रमिया उसे वहां देखकर डर गई, लेकिन फिर चारों ओर किसी और को न देखकर वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ गई। बनवारी ने उसे और पास आने का संकेत किया। क्या बात है, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? क्यों? जरा उनसे काम था, तो अंदर चले आओ, मिल लो आकर। नहीं, मुझे तुम्हारे कुत्ते से डर लगता है। अरे वह तो किसी को कुछ नहीं कहता, हाँ चोर चौकों को तुरंत पहचान लेता है। रम्या की बात सुनकर उसकी सांस एक क्षण के लिए गले में अटक कर रह गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए पूछा, उस दिन तुमने वह खत मालकिन को दे दिया था ना? हाँ, और उन्होंने आगे कोई और खत लेने से मना कर दिया है। कहीं तुमने मालकिन से यह तो नहीं कह दिया कि मैंने तुम्हें इनाम दिया था? रमिया इस सवाल पर चौंक उठी और उसने नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। बनवारी ने तुरंत जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, यह लो, रख लो। आज कोई और चिट्ठी देनी है उन्हें? नहीं, यूं ही दे रहा हूँ। तुम्हारा मामूली तनख्वाह से क्या बनता होगा? नहीं, मैं नहीं लूँगी। अरे पगली, रख ले। मैं तुम्हारी मालकिन से कहने थोड़े ही जा रहा हूँ, और तुम भी माँ कहना। क्यों? ये लोग किसी गरीब का पेट भरते देखकर खुश नहीं होते। पेट तो भर जाता है पर नज़र नहीं बढ़ती। रमिया ने ललचाई नज़रों से बनवारी के हाथ में दबे नोट की ओर देखा और उसे तनिक और कहने पर वह नोट ले लिया। जब वह उस नोट को अपनी चोली में रख रही थी तो बनवारी की भूखी निगाहें उसके गदराए सीने पर अटक गईं। वह झेंप गई और अपने को समेटते हुए बोली, कोई काम था तुम्हें मालकिन से?
हाँ, जाकर जरा उसे खबर कर दो कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वे अंदर नहीं हैं। कहाँ गईं? उन पेड़ों के झुंड के पीछे। अकेली या? बिल्कुल अकेली। तो मैं भी वहीं चला जाता हूँ। तुम अंदर चले आओ ना, मैं उन्हें खबर किए देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही मिल लूँगा। तुम तो जानती हो, वे मेरी सूरत देखकर ही जल उठती है। देखो, तुमसे कोई पूछे कि मालकिन कहाँ हैं तो कह देना कि हमें मालूम नहीं। रमिया ने सिर हिला दिया और बनवारी चला गया, लेकिन रमिया के लिए एक पहेली छोड़ गया। ऐसी ही बात मालकिन ने भी उससे कही थी कि कोई उसके बारे में पूछे तो कह देना कि यहीं पेड़ों तले हैं। उसने इस उलझन को सुलझाने की कोशिश नहीं की और इधर उधर देखने के बाद अपनी चोली से 10 रुपए का नोट निकालकर देखने लगी। नोट बिल्कुल नया था। उसकी उंगलियों में बड़ी मनोहर खड़खड़ाहट पैदा कर रहा था। वह उसे देखकर मुस्कुरा उठी और फिर उसे अपनी चोली में अड़स लिया। रमिया का इशारा पाकर बनवारी धीरे धीरे उधर ही बढ़ता गया जिधर कुछ देर पहले अंजना गई थी। पिछवाड़े का यह भाग उजाड़ और सुनसान था। यह रास्ता झील के दूसरी ओर पैदल जाने के लिए बना हुआ था। बनवारी उसी रास्ते पर दबे दबे कदम उठाता हुआ बढ़ता चला गया और घने वृक्षों के उस झुरमुट में पहुंच गया। इस समय वह एक भेड़िए की तरह चौकन्ना चारों ओर देख रहा था और अपने शिकार की गंध पाने का प्रयास कर रहा था। सहसा बनवारी के कानों में अंजना की सुरीली आवाज़ पड़ी। वह सब कुछ भूल बिसराकर कुछ गुनगुना रही थी। बनवारी बढ़ता हुआ उस पेड़ के तने के पास पहुंच गया जहां से वह उसे भली भांति देख सकता था। वह ओठों ही ओठों में कोई गीत गुनगुना रही थी और निश्चिंत जंगली घास पर बैठी झील के उस शांत जल की ओर देख रही थी जो एक खाड़ी बनाता हुआ जंगल के उस कोने तक आ गया था। अकस्मात उसकी गुनगुनाहट पेड़ों में दबकर रह गई और वह हंसों के उस जोड़े की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी जो उस ठहरे हुए पानी में नहा रहे थे। उन पक्षियों को फड़फड़ाते देख उसका मन खिल उठा और आंखें हर्ष से चमक उठीं। वह बनवारी की उस विशैली दृष्टि से नितांत अचेत थी जो कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की चमक अपने विष से हर लेने वाली थी। बनवारी चील की तरह उसके फड़फड़ाते हुए हृदय को अपने पंजों में दबोचने के लिए आगे बढ़ा और अंजना की पीठ के पीछे आकर रुक गया। उसने एक जंगली फूल तोड़कर अंजू के गाल पर दे मारा। वह एकदम हड़बड़ा कर रह गई। जैसे ही उसने उस शैतान को अपने पास देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब वह संभल कर बैठ गई और चिढ़ती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी अंजू का पीछा? क्यों? अपनी खोई हुई मोहब्बत को फिर से दिल में बसाना चाहता हूँ। मोहब्बत? वह झुंझला उठी। हाँ, वह मोहब्बत जिसे डिप्टी साहब की दौलत ने अपने आंचल में छिपा रखा है। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर। नहीं अंजू, अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगी, बड़े दृढ़ स्वर में बनवारी ने कहा और उसके पास आ बैठा। अंजना घबराकर उठने लगी तो उसने उसका आंचल पकड़ लिया। वह वहीं की वहीं गठरी बनकर बैठ गई और अपने आप को समेटकर उसकी पिशाच सदृश सूरत देखने लगी। भय से वह अधीर हो उठी। उसके ओठ फड़कने लगे। उस दिन मिली तो भाग आई, घर आया तो बेइज्जती करके निकाल दिया, और आज यहाँ दीदार हुआ तो घृणा से मुंह मोड़ लिया। और क्या करूं? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारा मेरा संबंध उन रिश्तों से कहीं गहरा है जो तुमने आजकल डिप्टी साहब के यहाँ बना रखे हैं। अंजना व्याकुल हो उसे निहारने लगी। बनवारी अपनी विशैली मुस्कुराहट के साथ कहता रहा, कह दो मैं झूठ कह रहा हूँ। यह बहू, यह बच्चे की माँ और फिर यह रणापा, इन रिश्तों से तो कहीं गहरा है अपने प्यार का रिश्ता। यह झूठ है। मैं तिलमिला उठी। तो सच क्या है, तुम ही बता दो। मैं खुद नहीं जानती बनवारी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ ताकि तुम पूनम बनकर बुढ़े की सारी जायदाद की अकेली मालकिन बन जाओ। बिना शादी किए उस बच्चे को अपनाकर अपनी ममता का ढोंग रचा सको। बेवा का स्वांग भरकर कमल बाबू की मोहब्बत को जीत सको। बनवारी, वह भर्राई आवाज में चिल्लाई। घायल हिरनी की तरह उछलकर खड़ी हो गई और बिना उसकी ओर देखे एक ओर चल दी। बनवारी ने लपककर उसका रास्ता रोक लिया। अब ऐसा नहीं हो सकता अंजू, तुम मेरी मोहब्बत को ठुकराकर नहीं जा सकती। अपनी कामुकता और विलासिता को मोहब्बत का नाम मत दो बनवारी। मेरी मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। यह कहते ही अंजना फिर आगे बढ़ी। बनवारी ने झपटकर उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन अंजना ने एक ही झटके से अपनी बाँह छुड़ा ली। इससे पहले कि वह संभलता, वह पेड़ों की झुरमुट में गायब हो गई और हिरनी की तरह चौकड़ियाँ भरती हुई अपनी बगिया में पहुंच गई। बनवारी उसका पीछा करते करते रुक गया। उसके कदम रास्ते के उस पत्थर से ठोकर खाकर रुक गए जिनके पास मोतियों का एक हार गिरा पड़ा था। बनवारी उस मूल्यवान हार को देखकर अपनी बेइज्जती और अंजना की बेरुखी को भूल गया। उसकी सुर्ख आंखों में एक धुंधली सी चमक उभरी। हार उठाकर उसे एक जौहरी की तरह अपनी उंगलियों और निगाहों से टटोलने लगा और फिर बड़बड़ा उठा, कोई बात नहीं अंजू,
तुम्हारा यह हार तुम्हारी बेरुखी का बदला चुका देगा। हाँफती हुई अंजना जब बड़े हॉल में पहुंची तो अपने ससुर को देखकर ठिठक गई। लाला जगन्नाथ ने अपनी बहू को परेशान और भयभीत सूरत देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ बहू? कुछ नहीं, यूं ही बाबूजी। कहो ना, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने पिछवाड़े वह जंगली रास्ता है ना, वह जो झील की ओर जाता है, वहाँ एक जानवर देखा। वह उखड़े सांसों को ठीक करते हुए बोली। लेकिन तुम्हें वहाँ जाने के लिए किसने कहा था? वह रास्ता तो वीरान है, कभी कभी वहाँ भेड़िया आ जाता है। जी बाबूजी, वह भेड़िया ही था, अंजना ने घबराई हुई आवाज में कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अचानक उसकी नज़र रमिया पर पड़ी, जो पहले ही सीढ़ियों पर खड़ी थी। रमिया को मुस्कुराता देखकर अंजना झल्ला उठी। उसका क्रोध देखकर रमिया झेंप गई और राजीव के कपड़े लिए तेजी से ऊपर चढ़ गई। जब वह कमरे में कपड़े रखकर बाहर निकल रही थी तो अंजना को आते देख वहीं खड़ी हो गई। अंजना ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पुकारा, रमिया जी, तू मुझे देखकर हंस क्यों पड़ी थी? अंजना ने शंकित दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पूछा। जी, वह भेड़िया वाली बात पर आप डर गई थी ना? मालकिन नज़रों में क्रोध देखकर वह बड़े विनम्र स्वर में बोली, मुझसे गलती हो गई बीबी जी। रमिया चली गई, लेकिन अंजना के दिल का भय नहीं गया। बार बार एक ही विचार उसके मन में खलबली मचा रहा था कि कहीं रमिया ने बनवारी को देख तो नहीं लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार कटी पतंग उपन्यास का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को बताइए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। हमारे चैनल पर आपको रानू, राजवंश, गोपाल राम गहमरी आदि के उपन्यास भी मिलेंगे, तो उनको आप ज़रूर सुनें, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। धन्यवाद।